अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक और आपकी पजीराई का। जब भी आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव कमेंट आता है तो मेरा और मेरी पूरी टीम का मोराल बूस्ट हो जाता है। वी आर रियली ग्रेटफुल कि आप हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट को जो ज़रा हटके है, और ये मेरे ख्याल में हर कोई क्लेम करता है प्रोग्राम बनाने से पहले कि हमारी ख्वाहिश है कि इसमें मुख्तलिफ कॉन्टेंट हो, हम सबसे मुनफरिद नज़र आएँ, सबसे मुनफरिद चीज़ें आपके सामने लाएँ। लेकिन कभी कभार ऐसा हो नहीं पाता और प्रेशर की वजह से हम दोबारा उसी भेड़ चाल में चले जाते हैं। हमने बड़ी कोशिश की है और मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है इस तरह की न्यूज़ और स्टोरीज़ आपके सामने लाने के लिए, और जो फीडबैक आपका आ रहा है कि यू रियली लाइकिंग द कंटेंट, जिस किस्म की डिस्कशंस होती हैं, जो न्यूज़ हम आप तक लेके आते हैं, सो वंस अगेन वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड हम्बल्ड बाय योर सपोर्ट। और साथ में अगर आपके मज़ीद भी कोई आइडियाज़ हों, कोई सब्जेक्ट्स आप देखना चाहते हों, उसके ऊपर बात सुनना चाहते हों, किसी ख़ास शख्सियत से मिलना चाहते हों, बिकॉज नेक्स्ट वीक इज़ गोइंग टू बी अ ब्लॉकबस्टर। ऐसे लोग जो वाकई बहुत अरसे से पर्दे के सामने नहीं हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये शख्सियात कहाँ चली गई, हम उनको भी अपने शो में बुलाने वाले हैं। लेकिन अगर आपके जहन में और आइडियाज़ भी हैं, ज़रूर मुझे भेजिए। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन ट्विटर @सिद्रा इकबाल, लाइकवाइज ऑन फेसबुक ऑन आज पाकिस्तान पेज। अब ज़रा बातों को आगे बढ़ाते हैं, और ख़ास तौर पे इसलिए भी कि आजकल कहा जाता है कि विजुअल दौर है। कोई भी बात सिर्फ कह सुनकर लोगों को समझ नहीं आती। हम चाहते हैं कि हम उसको देखें, समझें। यानी अगर आप कॉलेजेस या स्कूल्स में भी चले जाएं तो अब टीचर्स को भी इसी ऑडियो विजुअल चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। बच्चे की मेमोरी इनको बेहतर रिटेन कर पाती है। ये तो हैं जी फ़वाइद किसी भी चीज़ को अपनी आंखों के सामने देखने की। लेकिन एक और जो चीज़ मेरे ख़्याल में हमारे माशरे में बहुत बढ़ गई है, इज़ दिस सेल फ़ोन। सेल फ़ोन पहले आया जी सिर्फ एक ज़रूरत बनकर, लग्जरी बनकर, और उसमें कुछ ख़ास फीचर्स होते थे। या तो आप कॉल रिसीव कर सकते थे या कॉल कर सकते थे। फिर आई बात उसमें टेक्स्ट की, फिर हमसे ज़्यादा हमारा फ़ोन स्मार्ट हो गया। अब इस स्मार्टफोन ने बहुत अच्छी चीज़ें भी की। पहले आप और मैं कैमरा ढूंढते थे किसी भी मोमेंट को, किसी भी याद को यादगार बनाने के लिए, लेकिन अब आपके फ़ोन में ही कैमरा है। दूसरी तरफ आपने रेडियो का रिवाइवल लोग कहते हैं, क्योंकि हर एक के हाथ में एक रेडियो आ गया। म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना, एवरीथिंग हैज़ कम डाउन टू दिस सेल फोन। ये वो चीज़ें हैं जो आप कहेंगे सिद्रा ये तो बड़ी कॉमन सेंसिकल सी बात है, हम जानते हैं। लेकिन इसने जो चीज़ फ़रोग़ दी है वो है जी सेल्फ़ी कल्चर को। मुझे अच्छी तरह याद है आज भी कि जब हम कॉलेज में हुआ करते थे, और अगर आप कोई ऐसी तस्वीर देखें जो ऐसा लगे कि जी किसी ने कैमरा पलट के ख़ुद अपनी तस्वीर ली है, जो आजकल के ज़माने में शायद सेल्फ़ी ही कहलाएगी, तो हम उस शख्स का बड़ा मजाक उड़ाते थे। हम कहते थे यार ये कितना बेचारा शख्स है और इसके तो कोई दोस्त ही नहीं है, इसको कोई पसंद नहीं करता, कि अगर इसकी कोई तस्वीर लेना नहीं चाहता, ये ख़ुद ही अपनी तस्वीर ले रहा है। लेकिन आज ये मामला इतना बदल चुका है कि हम इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि ख़ुद अपनी सेल्फ़ी ली है, और ये एक ट्रेंड बन गया है। अब इस ट्रेंड में अगर हम इंस्टाग्राम पे और बाकी सोशल साइट्स पे देखें बड़ी ख़तरनाक चीज़ें भी हैं। आप कहते हैं कि जी एक फ़ेक स्माइल का होता है, एक वो सरप्राइज़ एक्सप्रेशन वाला होता है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि आपकी जान को ख़तरा भी लाहक हो, यानी बहुत ही कोई आप स्टंट वाली चीज़ कर रहे हैं, ख़तरनाक अमल करने वाले हैं, उससे पहले भी लोग तस्वीर लेना चाहते हैं। अभी हाल ही में मेरे सामने कुछ रिपोर्ट्स हैं जिसमें साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि अगर आप अपनी फ़िटनेस रूटीन और ज़्यादा सेल्फ़ीज़ लेने के इस शौक़ में मुब्तला हैं, तो ये इशारा करता है आपके ऑब्सेसिव होने की तरफ, और शायद आप साइकोपैथिक आपके अंदर टेंडेंसीज़ भी हो सकती हैं। यानी ख़ुद पसंदी का एक ऐसा लेवल जो कि ख़तरनाक हद तक बढ़ गया है, जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने अलावा कोई और दिखाई नहीं देता। सो दिस इज़ हाउ द फ्यूचर जनरेशन इज़ गेटिंग अ लिटिल एडिक्टेड टू देयर ओन इम्प्रेशन। हम हर वक्त खूबसूरत दिखना चाहते हैं। आप अक्सर देखें कि परफेक्शन की तरफ जो हमारी दौड़ है, कल भी हमारा डिस्कशन इसी हवाले से था कि हम खूबसूरत दिखना चाह रहे हैं या बाकी चीज़ें करना चाह रहे हैं, उसमें हम परफेक्शन चाहते हैं, अपने ऊपर हम बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए। तो ये जनाब अली हमारी सिचुएशन है, और यहाँ पे ये बात ज़रूर बढ़ाना चाहेंगे कि सेल्फ़ीज़, अगर तो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है, बुज़ुर्ग घर वाले सब जमा हैं और आप एक पिक्चर लेना चाहते हैं जिसमें आप ख़ुद भी हों, फ़ाइन, टेक अ सेल्फ़ी। लेकिन अपने ऊपर किसी भी चीज़ की ज़्यादती अगर आप करते हैं तो वो आपके लिए मुश्किलात का ही बायस बनती है। अब ज़रा सेल्फ़ी से हटकर किताबों की तरफ चले जाते हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ख़बर हमारे पास जो आई है
वो ये है, और मेरे ख्याल में हम सबको इस पर फ़ख्र होना चाहिए, DSC प्राइज़ फॉर साउथ एशियन लिटरेचर के हवाले से हम सब वाकिफ़ हैं। ये एक ऐसा प्राइज़ है जो दिया जाता है साउथ एशियन राइटर्स को जो साउथ एशिया से इंस्पायर्ड स्टोरीज़ लिखे हैं। इसमें कल्चर हो सकता है, पॉलिटिक्स हो सकता है, फ़िक्शन हो सकता है, और ये इसमें अंग्रेज़ी में इसको लिखना ज़रूरी है या उनकी किताब को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट किया हो। ये प्राइज़ हर साल दिया जाता है और इसमें साउथ एशियन ओरिजिन के जो ऑथर्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट हम करते हैं। इस साल 6 किताबें इसमें शॉर्टलिस्ट हुई हैं और इसमें जो विनर होगा उसको $25,000 का इनाम दिया जाता है। और हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात यह है कि पाकिस्तान के 2 ऑथर्स, 2 अदीबों की किताबें इसमें शॉर्टलिस्ट हुई हैं। इसमें जनाब मोहसिन हामिद की किताब एग्ज़िट वेस्ट शॉर्टलिस्ट हुई है और कैमिला शम्सी की किताब होम फायर इसमें शॉर्टलिस्ट हुई है। ये दोनों ऐसी किताबें हैं जो यकीनन बहुत जल्द हमें भी नज़र आ रही होंगी, हमें मिल जाएंगी और हम इसको पढ़ना भी चाहेंगे। लेकिन इट इज़ डेफिनेटली अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस कि पाकिस्तान के 2 ऑथर्स की किताबें, यानी हम अक्सर कहते हैं कि शायद हमें किताबों से रुग़बत ख़त्म हो गई है या लिखने वाले हमारे यहाँ उस तरह नहीं मिलते। मेरे ख़्याल में हर माशरे की जो असल पहचान होती है वो आपके थिंकर्स हैं, आपके राइटर्स हैं। सो वी मस्ट अपलॉड इट। आपको ये भी बताते चले कि इस साल जो 6 किताबें शॉर्टलिस्ट हुई हैं उसमें बाकी 4 जो किताबें हैं उनके ऑथर्स इंडियंस हैं। सो लेट्स होप कि साउथ एशिया का ये टाइटल इस दफ़ा भी पाकिस्तान के पास आए। दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं। और सबसे बढ़कर ये कि किताबें ज़रूर पिकअप करें। आई थिंक मोहसिन हामिद की जो लास्ट किताब बहुत ज़्यादा मशहूर हुई, जिसके हवाले से मूवी भी बनी, वॉज द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट। फिर दूसरी कैमिला शम्सी की तो एक लंबी कतार है किताबों की। माई पर्सनल फेवरेट इज़ द सिटी बाय द सी। आप ज़रूर इन किताबों को पढ़ें और अगर आपके इसके बारे में भी कोई फ़ीडबैक है हमें ज़रूर दीजिएगा। अब जनाब हमें बताया जा रहा है कि सोल फूड के बाद अब हम ज़रा असल पेट पूजा की तरफ चलते हैं और उसके लिए हुमा हमारे साथ मौजूद है लाहौर में। मैं कल ही जिक्र कर रही थी कि लाहौर में तो काफ़ी ठंड हो गई है, बारिश भी ज़बरदस्त है, स्वेटर्स, शॉले, बूट सब बाहर आ चुके हैं। तो ज़रा हम और कराची वालों को थोड़ा सा सहारा दीजिए। हुमा हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे पूछते हैं कि आज कहाँ हमें लाहौरी नाश्ता करा रही हैं वो। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम सिद्रा। बिल्कुल मौसम लाहौर का बदल चुका हुआ है और लाहौर में अब शॉल्स भी आ गई हैं और स्वेटर्स भी निकल चुके हुए हैं। बहुत से लोग जो हैं इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म खाने का मज़ा ले रहे हैं और मैं इस वक्त मजंग में मौजूद हूँ। मजंग का एरिया, क्योंकि लाहौर का कोई भी आप एरिया चले जाएँ वहाँ पर आपको खाने पीने की दुकानें ज़रूर मिल जाती हैं। तो इस वक्त मैं मजंग के एरिया में मौजूद हूँ जहाँ पर सर्दी हो गर्मी हो लस्सी तो ज़रूर पी जाती है। तो इस वक्त मेरे सामने, इस वक्त मेरे करीब है लस्सी की इस वक्त गड़वी जो है वो पड़ी है और वहाँ पर लस्सी जो है लोग पी भी रहे हैं, ले भी रहे हैं और यहाँ पर बनाई भी जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पर लस्सी आपको मिलेगी बल्कि यहाँ पर क्योंकि लाहौरियों की मज़ेदार और पसंदीदा ग़िज़ा है सिरी पाए, जो कि इस वक्त लोग ले रहे हैं और उसकी खुशबू इतनी मज़ेदार है। और इसमें पाए को जब वो डालते हैं और शोरबा डालते हैं तो दिल कर रहा है कि अभी के अभी मैं ये खा लूं, इतना मजेदार है। और हम देख सकते हैं कि ये वेदर क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा है तो जो देगची से धुआं निकल रहा है वो भी हमें बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। लेकिन ये ठंडे ठंडे मौसम में लस्सी, ये कुछ बात समझ नहीं आ रही। हुमा ये बताइएगा कि ये लस्सी भी और फिर उसके बाद गर्म पाए भी, ऐसा तो नहीं कि ये गला ख़राब हो जाएगा हमारा इससे, तो यानी जो खाने वाले हैं? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं क्योंकि ना तो लस्सी के लिए कोई मौसम है और ना ही पाए के लिए कोई मौसम है। हम लोग लाहौरी जो हैं वो सर्दियों में और गर्मियों में लस्सी ज़रूर इंजॉय करते हैं, चाहे किसी का बाद में गला क्यों ना ख़राब हो जाए लेकिन वो ज़रूर पीता है। इस वक्त भी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो सिरी पाए खाने के लिए यहाँ पर ना सिर्फ बाहर रश लगा हुआ है बल्कि अंदर जो रेस्टोरेंट है वो भी भरा हुआ है। यहाँ पर लोग यहाँ पर सुबह सुबह यहाँ पर पहुँच जाते हैं और खाते हैं मज़ेदार खाने। ना सिर्फ यहाँ पर सिरी पाए खाए जाते हैं बल्कि चने और मुर्ग चने, अंडा, कोफ्ता और इस तरह की चीज़ें जो हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खाई जाती हैं। मैं इस वक्त आपको रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जा रही हूँ और वो भी आपको एरिया दिखा देती हूँ जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और ये एरिया सारा का सारा भरा हुआ है और यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह गर्मा गर्म खाने से और ठंडे ठंडे मौसम से। थैंक यू सो मच हुमा, आपकी इस रिपोर्ट ने और आपकी इस अपडेट ने तो हमारे भी मुँह में पानी ले आया है।
हम बेचारे कराची वाले सिर्फ चाय पी के अपना काम चला रहे हैं इस वक्त। लेकिन वाकई जब हम बात करते हैं सर्दियों की, और कल भी हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद थी, कि पूरी दुनिया में जो बोन ब्रॉथ है उसकी बड़ी वैल्यू मानी जाती है। यानी जो हड्डियों को आप उसका जो शोरबा, या आप कहना चाहिए कि उसकी यखनी जो बनाते थे हम ट्रेडिशनली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी हवाले से अगर हम सर्दियों की बात करें तो ये सिरी पाए, ये इसीलिए मेरे ख्याल में ज़्यादा मशहूर है, बिकॉज इट्स द बोन ब्रॉथ, इट गिव्स यू रियली अ लॉट ऑफ नरिशमेंट। और ख़वातीन ख़ास तौर पे इसलिए सुने कि इट्स ए नेचुरल सोर्स ऑफ कोलेजन। यानी हम जब कहते हैं ना कि हमारे चेहरे पे झाइयाँ ना आएँ या रिंकल्स ना पड़ें, अगर आपकी बॉडी में कोलेजन हो जो कि इन बोन्स के ज़रिए, इसके ब्रॉथ के ज़रिए आपको बड़ा उसका एक नेचुरल सोर्स है मिल सकता है, तो हमेशा जवान रहने का भी जो मेरे ख्याल में ख्वाहिश है वो सिरी पाए पूरी कर सकती है आपकी। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे। देयर इज़ अ लॉट मोर दैट इज़ लाइंड अप टुडे। और ज़रा सी मैं आपको ये बात ज़रूर कहती चलूँ कि हमारे इर्द गिर्द, चाहे आप सड़कों पे देखें, हमारे ऐवानों में देखें, पार्लियामेंट में देखें, ऐसा लगता है कि अदम बर्दाश्त हमारा एक मेरे ख्याल में एक्सेप्टेड रवैया बनती चली जा रही है। यानी आपकी मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करूँगा, और आपे से बाहर हो जाना और अपनी बात को इतने पुरजोर अंदाज में कहना कि ना आपकी बात सुनी जा रही हो, ना अगले की बात सुनी जा रही हो, आपको सोल्यूशन से दूर करता है। इसी हवाले से, इसी रविश को देखते हुए कि जहाँ बहुत सारे क्लासेस हैं, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, लसानी डिफरेंसेस हैं, पूरी दुनिया में आज का दिन यानी 16 नवंबर के दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस या बर्दाश्त के हवाले से मनाया जाता है। अब मुझसे अगर आप पर्सनली पूछें तो बर्दाश्त का ये लफ्ज़ मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, टॉलरेंस का पसंद नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से इशारा करता है कि जी मुझे आप पसंद तो नहीं है लेकिन मैं आपको बर्दाश्त करना चाहता हूँ। तो ये मेरे ख्याल में को एग्जिस्टेंस या एक हार्मोनियस लिविंग के हवाले से तो नहीं बहुत अच्छा लफ्ज़, लेकिन फिर भी इसकी जो रूह है इस डे की, इसका जो एसेंस है वो बहुत ही खूबसूरत है और वाकई बर्दाश्त होनी भी चाहिए। और इसी तरह ज़िंदा माशरे अपने डिफरेंसेस को हल भी करते हैं। क्या वजह है कि हमें ये रिवायतें हमारे माशरे में नज़र नहीं आ रही हैं? बहुत ज़्यादा अग्रेशन है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ये थी टॉप स्टोरीज़ और मेरे ख्याल में राबिया से मिलने के लिए हम सभी बेताब हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से अभी अभी वापस आई हैं एंड वी वर प्लानिंग टू डू दिस फॉर अ वाइल नाउ। वाकई खुशी होती है जब हम ऐसे अचीवर्स, ड्रीमर्स और कमिटेड पाकिस्तानी से मिलते हैं। लेकिन अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हुकूमत वक्त की। 100 दिन उनके पूरे होने को हैं और किसी भी हुकूमत के लिए कहा जाता है कि पहले 100 दिन वो अपनी ताकत के उरूज पर होते हैं, यानी वो ताकत जिसका सरचश्मा अवाम है और अवाम ने इनको वोट देकर अपना एतमाद इन पर ज़ाहिर करके इनको ऐवान तक पहुँचाया है। और पाकिस्तान की ये खुशकिस्मती इस दफ़ा हम समझ रहे थे कि जिस जमात को इस दफ़ा हुकूमत बनाने का मौका मिला है वो सबसे ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड है। उन्होंने अपने कैंपेन ट्रेल में भी ये रिवायत डाली कि अपना फर्स्ट 100 डे प्लान दिया, लेकिन फिर मसला सामने ये आ रहा है कि अब जब इन 100 दिनों को उनके अपने ही दिए हुए प्लान से हम उसका मुआवजा करते हैं तो बहुत सारे लूप होल्स नज़र आते हैं। ऐसा लगता है कि जो इन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किए थे उसको पाना मुश्किल था। अब इसमें क्या वजूहात बनी? क्या इसमें मामला ऑपोजिशन जमातों की तरफ से आया या ये गोल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर्स की वजह से मीट ना हो पाए? क्या वजह रही है, ये जानने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑफ कोर्स एनालिस्ट जनाब डॉक्टर मोईद पीरज़ादा साहब को इनवाइट किया है। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर मोईद। आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि 100 डे प्लान जिसका हमने बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में गहरे अंदाज से तज्जिया भी किया था, क्या वजह रही कि हुकूमत के एक्चुअल 100 डेज़ उनके 100 डे प्लान से बहुत मुख्तलिफ नज़र आए? सिद्रा, देखिए, ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जमात कोई बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी, उन्होंने बहुत होमवर्क किया हुआ था। हाँ, उनका एक बयानिया था, रेटरिक था और हर अपोजिशन की जमात की तरह उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की कि ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, करप्शन हो रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, हम तो आएंगे तो ये कर देंगे। और दूसरी उन्होंने अपने लिए जो मुसीबत खड़ी कर ली वो ये थी कि उन्होंने एक 100 दिन का जो प्लान दिया, जो प्लान को मिसअंडरस्टैंड भी किया गया, किसी हद तक लाइल्मी का भी इशू है कि प्लान में उन्होंने वो नहीं कहा था जो अब मीडिया बार बार दोहरा रहा है। प्लान तो पीटीआई का ये था कि हम 100 दिन के अंदर अपने 5 साल का जो एजेंडा है
उसको, उसके लाहे अमल को, उसकी शक्ल को, उसके खद्दो खाल को वाज़े कर देंगे। जैसे कि ये है कि अगर हमने 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है, इसका मतलब है कि हर साल हमने 2 मिलियन जॉब्स क्रिएट करनी है, तो उसका एक प्लान हम आवाम के और मीडिया के सामने ले आएंगे। अगर हमें 5 मिलियन या 50 लाख घर क्रिएट करने हैं, हाउसिंग यूनिट क्रिएट करने हैं, तो उसकी एक हाउसिंग प्लान को हम ले आएंगे कि ये हम इस तरीके से काम करेंगे। अब मीडिया में उसको समझाइए क्या, और किसी हद तक उसमें बहुत से टेलीविजन चैनल्स का और एंकर्स का एजेंडा भी है हमारे, वो ये है कि लोग उसको ऐसे डिस्क्राइब कर रहे हैं जैसे कि इमरान खान की जमात ने ये कहा था कि हम 100 दिन में पाकिस्तान के मसाइल का हल निकाल देंगे, काया पलट देंगे, पता नहीं क्या ड्रामेटिक रिजल्ट्स आ जाएंगे। और अब जाहिर है कि ये 100 दिन के एजेंडे की डिबेट जो है, ये इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की टीम के लिए और उनकी जमात के लिए एक खासा बड़ा एक चैलेंज बन चुका है। सही, लेकिन मकबूलियत की अगर बात की जाए डॉक्टर मोईद, तो हमने ये भी देखा कि 18वीं तरमीम के बाद जैसे सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत की आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पीटीआई ने ना सिर्फ वफाक में हुकूमत बनाई बल्कि केपी और पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमतें। तो क्या आप समझते हैं कि इन फर्स्ट 100 डेज़ में इन सूबाई हुकूमतों में भी उनका होना उनके लिए मज़ीद चैलेंजेस को बढ़ाया है उसने? क्योंकि ख़ास तौर पर हम देखते हैं कि पंजाब जो कि सबसे पॉपुलर सूबा है, वहाँ पर उनके मुंतखब सीएम उस्मान बुज़दार साहब पे बहुत तनकीद होती है। मसाइल भी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मल्टी फोल्ड हैं। आप समझते हैं कि दिस हैज़ एडेड टू देयर प्रॉब्लम्स? देखिए, अब सिद्रा, इसमें आपने बहुत से सवाल पूछ लिए हैं कि लोग पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मजबूत हैसियत से नहीं देख रहे। बिल्कुल सही है। मीडिया का एक बहुत बड़ा सेक्शन, एक तो वो लगते भी मजबूत नहीं है, उनका तजर्बा नहीं है, वो कोई बहुत कैरिस्मा नहीं रखते हैं, वो एक मतवस्त तो नहीं बल्कि एक पसमानदा इलाके के एक सरदार किस्म के लीडर हैं जिनको कि इमरान खान साहब ने पिक कर लिया है। और मीडिया में एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो रोज़ ये साबित करने में लगता है कि ये वो दबदबा नहीं रखते, इनके अंदर वो रोब नहीं है, इनमें वो कैरिस्मा नहीं है जो एक पंजाब के चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में होना चाहिए। फिर एडिशनल प्रॉब्लम ये है कि 10 बरस तक पंजाब के ऊपर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी छाप रही, जो कि चीफ मिनिस्टर के भाई भी थे, उनकी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा थी, वो वैसे भी एक बहुत वर्क एल्कोहलिक शख्सियत थे। उस्मान बुज़दार को जब शहबाज शरीफ साहब के तनासुब में, कंपैरिजन में देखा जाता है तो वो बहुत हल्के लगते हैं। लेकिन जो इनसाइडर व्यू है, अगर आप पंजाब कैबिनेट का इनसाइड व्यू लें तो वहाँ उस्मान बुज़दार को इतने कमज़ोर नहीं लगते हैं। अपने दफ्तर के अंदर, अपनी कैबिनेट पे उन्हें खासा मौसर कंट्रोल हासिल है। ये और बात है कि चूँकि सीएम पंजाब के दावेदार बहुत ज़्यादा थे और पीटीआई के अंदर कुछ कैंप्स हैं, जहांगीर खान तरीन साहब का कैंप है, परवेज़ इलाही साहब उनके एलआई हैं, गवर्नर सरवर का अपना एक कैंप है, तो एक मसलसल कशमकश हो रही है उस्मान बुज़दार को अंडरमाइन करने के लिए, ताकि प्राइम मिनिस्टर को ये बावर करवाया जाए कि आपकी ये चॉइस अच्छी नहीं है और एक इनमें से कोई नया लीडर जो है वो सामने आ सके। जहाँ तक सिद्रा आपके सवाल का ताल्लुक है कि पीटीआई इमरान खान की जमात के पास सेंटर भी है, पंजाब भी है, केपी भी है, बल्कि जो आपने नहीं कहा कि बलूचिस्तान में एक निस्बतन फ्रेंडली गवर्नमेंट है, कराची शहर के अंदर उनको अब इस वक्त डीप पेनिट्रेशन है, 15 एमएलए की सीट्स उनके पास हैं। पहली दफ़ा ये ऐसी हुकूमत आई है जिसको जीएचक्यू की भी सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तानी मिलिट्री। कोई ऐसा नहीं है कि इस्लामाबाद और पिंडी में कोई कशमकश हो, तो इससे इनकी मुश्किलात में इजाफा नहीं हुआ, बल्कि इनको बेहतर डिलीवरी करने का मौका मिल रहा है। इस वक्त जो प्रिंसिपल प्रॉब्लम है तहरीक इंसाफ को, अपने यानी इश्यूज़ के अलावा जहां वो तेज़ी से काम अगर नहीं कर पा रहे, वो इशू ये कि मीडिया का एक बहुत बड़ा वेल एंट्रेंच जो धड़ा है, जिसमें कम से कम 4 कम से कम उसमें टेलीविजन चैनल हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया हुआ है कि वो रोज़ अपने मेन फ्रेम, वो हर वक्त जो है ना, वो आवाम के सामने एक ऐसा बयानिया लेके आते हैं तनकीदी तरीके, जिससे ऐसा लगता है कि हुकूमत जो है वो बिल्कुल नाकाम हो गई है। ये चीज़ तो कोई मेंशन ही नहीं कर रहा कि इस हुकूमत ने 100 दिन के अंदर जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम का, तकरीबन $12 बिलियन अरेंज करने का, वो उन्होंने निस्बतन बहुत खूबसूरती से अरेंज कर लिया है विद द हेल्प ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई एंड चाइना। अच्छा, मैं इसी पे आना चाह रही थी। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़े क्लियर कट व्यूज़ थे और आपने कहा जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला, लेकिन अगर एक नज़र डालते हैं फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर की परफॉर्मेंस पे, बीच में ये क़यास-आराइयाँ भी थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उनसे खुश नहीं हैं। सेनेट में हम रोज़ ये सवालात सुनते हैं कि जी ये जो बेल आउट पैकेज, ज़बरदस्त पैकेज जो इमरान खान साहब ने कहा सऊदी अरब से मिला है, ये किन शराइत पर मिला है? तो आप समझते हैं कि वक्ती तौर पर ये अगर पहले 100 दिन के हवाले से उस तनाजुर में देखा जाए, ये PTI की हुकूमत की पहली कामयाबी है, या फिर जो सवालात इस पे उठाए जा रहे हैं, जो तनकीद ऑपोजिशन इस पे कर रही है, वो सही है? आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए सिद्रा, जैसे कि मैंने पहले भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि इस वक्त ऑपोजिशन का एक एजेंडा है और कम से कम 4 बड़े टेलीविज़न चैनल जो हैं वो ऑपोजिशन के इस एजेंडा के साथ नथी हैं, लिंक्ड हैं।
और वो जो है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मसला ये है कि ये जितनी ऑपोजिशन की जमातें हैं ये दर हकीकत कोई मगरबी तरस की ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज तो है नहीं है जिनका अपना कोई मंशूर होगा, इनका कोई नजरिया होगा, इनकी कोई टीयर्ड लीडरशिप होगी, ऐसा नहीं है। चूंकि इनकी टॉप लीडरशिप जो है आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी हमशीरा और दूसरी तरफ PMLN की जितनी लीडरशिप है उसके खिलाफ करप्शन के, अकाउंटेबिलिटी के, कहीं FIA का हल्का तंग हो रहा है, शिकंजा तंग हो रहा है, कहीं नैब का शिकंजा तंग हो रहा है। तो ये जो जमातें सेनेट में और नेशनल असेंबली में मीडिया में शोर मचा रही हैं, इस वक्त इनका बुनियादी मकसद ये है कि हुकूमत के लिए इतने मसाइल खड़े कर दें, इतना प्रेशर खड़ा कर दें, आवाम को इतना बदजन कर दें हुकूमत से, ताकि इनके जो लीडर्स हैं PMLN के और PPP के, उनके गिर्द जो शिकंजा तंग हो रहा है FIA का, एंटी करप्शन का और नैब का, उसमें से कुछ थोड़ी सी जो है सहूलत मिल सके, उसमें कोई कमी आ सके, कोई नेगोशिएशन हो सके, कोई क्विड प्रो को जो है वो हो सके। अदरवाइज असद उमर की जो अचीवमेंट है, और सिर्फ असद उमर की अचीवमेंट नहीं है, ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो कौमी सलामती के इदारे हैं, जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉरेन ऑफिस है, मिलिट्री है, उन्होंने गुज़श्ता 12, 13, 14 माह में सऊदी अरब के अंदर, UAE के अंदर बिहाइंड द सीन्स और चाइना के साथ बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन की है कि हमारे इंटरेस्ट ये हैं, आपके ये इंटरेस्ट हैं। फॉर इंस्टेंस चाइनीज़ को ये समझाया गया कि देखिए कुछ हमें रिलैक्सेशन दें आप CPEC की पेमेंट्स के हवाले से। सऊदी अरब को बताया गया कि देखें आपकी मदद बड़ी स्ट्रेटेजिक और बड़ी क्रूशल होगी। UAE को आपने देखा कि बहुत ज़्यादा एंगेज किया गया। तो ये असद उमर ही की, यस ऑफ कोर्स असद उमर की कामयाबी है, लेकिन पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस की भी कामयाबी। जी डॉक्टर मुईद, एक बयानिया तो यही है जिस तरह आपने कहा कि अपोजिशन की जमातें और कुछ खास मीडिया नेटवर्क्स शायद तनकीद ज़्यादा कर रहे हैं, इसको उभार कर और ज़्यादा ट्विस्ट करके सिचुएशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इस आग में कुछ बार बार ये कहा जा रहा है कि इनके मिनिस्टर्स खुद भी तो तेल डाल रहे हैं। हम आए दिन पार्लियामान में, ऐवान में, सेनेट में हंगामा आराई की सी सिचुएशन देखते हैं, और अब तो लेटेस्ट खबर यही कि जिस तरह के सेनेट में फवाद चौधरी साहब जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनकी एंट्री ही बैन कर दी गई है क्योंकि उनकी ज़बान गैर पार्लिमानी थी, और इस पर बहुत सारी अपोजिशन जमातों को मेरे ख्याल में एतराज़ भी था। आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने बहैसियत इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कितना सपोर्ट किया है, कितना स्ट्रेंथन किया है इमरान खान की कैबिनेट को, या आप समझते हैं कि उनके रवैये ने भी इनकी मुश्किलात में इजाफा किया है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ये तो मीडिया का और अपोजिशन का बयानिया है। फवाद चौधरी की जो शोला बयानी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की टीम के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, एक बहुत बड़ा एसेट है। वो एक वेपन के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, बिकॉज PTI के पास उनकी तरह के लोग नहीं हैं। अगर आप PMLN के चले जाएं, पिछले 4-5 बरस पे चले जाएं, तो उनके पास जो टॉकिंग हेड्स थे, एग्रेसिव आर्टिकुलेट टॉकिंग हेड्स, वो बहुत ज़्यादा थे, और वो बहुत हाई क्वालिटी के टॉकिंग हेड्स थे। एहसन इकबाल साहब को देख लीजिए, ख्वाजा साद रफीक साहब को देख लीजिए, ख्वाजा आसिफ उनके पास थे, फिर उनके पास आबिद थे, राना सनाउल्लाह थे। तो उनके पास जो टॉकिंग हेड्स थे वो बड़े मौसर थे। फिर कभी कभी स्पीकर भी उनको आके सामने डिफेंड करते थे, कभी नवाज शरीफ साहब को खुद नहीं आना पड़ता था। PTI के पास उस किस्म के स्ट्रॉन्ग, एग्रेसिव, मस्कुलर टॉकिंग हेड्स नहीं है, और फवाद चौधरी को ये वजन जो है ये उठाना पड़ रहा है। हैविंग सेड दिस, हाँ, फवाद चौधरी बहुत ज़्यादा कॉम्बैटिव हैं। हम एक प्रोग्राम करते थे टेलीविजन चैनल में, फवाद चौधरी साहब की वजह से प्रोग्राम बंद हो गया, मुझे भी वहाँ से निकाल दिया गया, हालांकि मेरा कोई झगड़ा नहीं था चैनल की मैनेजमेंट से। फिर उसके बाद एक और जगह हम प्रोग्राम करते थे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था मेरे पर, मुख्तलिफ ग्रुप्स का, कभी पंजाब हुकूमत का, कभी रिलीजियस पार्टीज़ का, कि जी फवाद चौधरी साहब के साथ आप बैठ के उनको लेजिटिमेसी दे रहे हैं और उनको अपने से अलग करें, और हमें वो फिर प्रोग्राम बंद करना पड़ा। तो फवाद चौधरी एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब हैविंग सेड दिस, आप ये देखिए कि सेनेट के जो चेयरमैन है सादिक संजरानी साहब, उनकी भी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में आप सवाल उठेंगे। वो ये है कि वो कमज़ोर नज़र आते हैं। वो जिस तरह चेयरमैन सेनेट के अंदर एक रोब दबदबा होना चाहिए, उसमें जो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मेडिएट कर सकें हुकूमत और अपोजिशन में। अगर आखिर मुशाहिदुल्लाह का ये कहना कि नेशनल असम्बली में हमारे खिलाफ जो कमेंट्स किए हैं फवाद चौधरी ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, वो आके सेनेट के अंदर उसकी माफ़ी मांगे, ये बेतुकी चीज़ थी। वहीं पर अगर सादिक संजरानी बारोब शख्सियत होते, मतलब उनको वाकई मैनेजमेंट करनी आती, तो वहीं पे मुशाहिदुल्लाह को समझाते कि देखिए ये आपकी बात जो है बनती नहीं है, इसमें लॉजिक नहीं है, इसमें बनतक नहीं है। तो सादिक, जहां फवाद चौधरी एक एग्रेसिव कैरेक्टर की तरह सामने आ रहे हैं, वहां सादिक संजरानी भी एक इंतहाई कमजोर सेनेट चेयरमैन और मैनेजर के तौर पर सामने आ रहे हैं, जो यस उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है, उनको हाउस ने इलेक्ट किया है, उनको सारी सपोर्ट है, लेकिन जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें जो एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल भी सादिक संजरानी साहब की नजर नहीं आ रही। अब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अगर सेनेट में
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुईद हमारे साथ मौजूद होने का। आपने सही कहा कि दिस इज़ गोइंग टू बी अ लीडरशिप चैलेंज फॉर एवरीबडी, ऑल द वे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू द स्पीकर्स। हमें ये देखना है कि मजबूत और साथ साथ बुर्दबार लीडरशिप कैसी होती है। ख़ास तौर पे आज के दिन से भी उसको जोड़ लेते हैं कि बिकॉज इट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो रोब, वो दबदबा और वो विजन होना बहुत ज़रूरी है, दैट ब्रेथ ऑफ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक वाइडर स्केल पे चीज़ों को देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने का। पहले 100 दिन हुकूमत के अपने इख्तिताम के करीब पहुँच रहे हैं, लेकिन अभी क्योंकि अगले 5 साल हैं और बहुत बड़े सामने चैलेंजेस भी हैं और ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, तो लेट्स सी हाउ इट ऑल फॉल्स इन प्लेस। बेजा तनकीद करने से सिर्फ हमारा अपना ही नुकसान है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिलो पाकिस्तान से हमारा सेगमेंट जो आपको बहुत पसंद है। और आम तौर पे आप और मैं अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियों के बोझ तले दबे रहते हैं और हमें लगता है उफ़ मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, मेरी ज़िंदगी कितनी बोझल है। लेकिन यही बोझ अगर आपके लिए इज़्ज़त और तकरीम का बायस बन जाए तो क्या ही बात है। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली, द वन वी हैव बीन वेटिंग फॉर, और बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी इनकी इस अचीवमेंट की तरफ पॉइंट आउट किया। वी हैव विद अस राबिया शहजाद हु इज़ माशाल्लाह अ गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर। थैंक यू राबिया फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया से अभी अभी जीत के आई हैं, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हम अपने ऑडियंस को बताते चलें कि शी वॉन द राल्फ कैशमैन ओपन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप। खुद अपने आप इन्होंने इसमें रजिस्टर किया। शी वेंट देयर एंड शी ब्रॉट अस बैक द गोल्ड मेडल। पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का बायस, और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें आम तौर पे हम देखते हैं कि लड़कियों का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, बल्कि अगर आप किसी जिम में भी जाएं और आपका फिटनेस ट्रेनर आपको कह रहा हो कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, प्लीज़ लिफ्ट अ फ्यू डम्बल्स, तो लड़कियां समझती नहीं जी मसल्स डेवलप हो जाएंगे, आई स्टार्ट लुकिंग लाइक दिस बुच मैस्कुलिन पर्सन। तो ये हमारे पास खूबसूरत, पिटीट एंड वेरी वेरी फेमिनिन लुकिंग वेट लिफ्टर राबिया मौजूद हैं। तो राबिया, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दिस ट्रिप। तुम्हें सबसे पहले पता कैसे चला कि चैम्पियनशिप हो रही है जिसमें तुमने रजिस्टर किया? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो एंड फॉर रिकग्नाइजिंग माय अचीवमेंट। ये हुआ था जब मैं एशियन बेंच प्रेस चैम्पियनशिप से सिल्वर मेडल लेकर आई थी, तो मेरा इंटरेस्ट था कि मैं एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप जो मंगोलिया में है उसमें पार्टिसिपेट करूँ, क्योंकि उसमें भी मेरे मेडल लेने के काफ़ी चांस थे। एंड इट वॉज एन एशियन लेवल टूर्नामेंट, ऑल्दो इट वॉज पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट। लेकिन जब मैंने अपने सेक्रेटरी जो मिस्टर राशिद मानिका उनको कांटेक्ट किया कि मेरी आप एंट्री भेज दें, उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। पाकिस्तान पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, मेरी लड़कियां नहीं जा रही, मैं आपको भी नहीं जाने दूंगा। और जबकि मैं तो सब फाइनेंस के ऊपर जा रही थी, उन्होंने से मेरी एंट्री भेजनी थी। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई। आई वाज लाइक मैं तो ट्रेनिंग कर रही हूँ, जब कोई चैम्पियनशिप ही नहीं होगी तो मेरा ट्रेनिंग करने का फ़ायदा क्या है, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूँ। बट देन आई डिडंट लूज़ होप। मैंने फिर सर्च किया कि मैं कहाँ पे, उस वक्त मेरे पापा का था कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है इंडोर रोइंग चैम्पियनशिप के लिए। तो मैंने भी सर्च करना शुरू कर दिया कि कहाँ पे वेट लिफ्टिंग की शायद मुझे कोई ऑस्ट्रेलिया में चैम्पियनशिप मिल जाए। तो फिर मुझे वहाँ से पता चला इस कंपटीशन का और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, यानी आप बगैर फेडरेशन के भी एज एन इंडिविजुअल सेल्फ फाइनेंस्ड एथलीट आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते थे? जी एग्जैक्टली, बिकॉज इसमें आपको जो एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसकी मेंबरशिप लेके एंड देन यू कैन प्ले देयर पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन। राइट। और जिस चैम्पियनशिप में, जिस लीग में, जिन कैटेगरीज में, बिकॉज आई एम टोल्ड कि आपने 55 kg कैटेगरी ऑफ द इवेंट में पार्टिसिपेट किया, 90 kgs आपने वेट लिफ्ट किया, और इसके अलावा 40 kg स्नैचेस, 50 kg क्लीन जर्क। एनीबडी हु डज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह व्हाट पावर एंड व्हाट स्ट्रेंथ राबिया हैज़। तो राबिया, ये जब आप इन कैटेगरीज में पार्टिसिपेट कर रहे थे, योर कंपेटिटर्स, द पीपल हु वर अगेंस्ट यू, योर कंपटीशन, वो कौन कौन से ममालिक से थे और उनका कितना कितना एक्सपीरियंस था? जैसे कि मैंने आपको बताया कि इट वाज एन ऑस्ट्रेलियन कंपटीशन, तो इसमें सारे ऑस्ट्रेलिया के ही लोग थे एंड इट वाज न्यू साउथ वेल्स वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के अंडर ये कंपटीशन था। तो जितने भी उस स्टेट के अंदर क्लब्स होते हैं वो सारे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे। राइट। राबिया, बहुत सारे लोगों को वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग के बीच का फ़र्क नहीं पता, दे आर टू कम्प्लीटली डिफरेंट स्पोर्ट्स। तो फॉर आवर ऑडियंस इसका फ़र्क हमें बताओ। वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग में सबसे बड़ा ये फ़र्क है कि जो पावर लिफ्टिंग है इट इज़ नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट
एंड जो वेट लिफ्टिंग है दैट इज एन ओलंपिक स्पोर्ट। इसका रीज़न ये भी है कि जो पावर लिफ्टिंग लिफ्ट्स होती हैं जिसमें स्क्वाट, बेंच प्रेस एंड डेड लिफ्ट है वो काफ़ी ईजी लिफ्ट है। इवन अगर कोई भी जाए, आप आज भी आपके लिए ईजी है, इनके लिए ईजी है, आम लोगों के लिए ईजी नहीं है। हम तो थोड़े बहुत डंबल्स में भी हमारी जान निकल जाती है, बट कैरी ऑन। स्टिल इफ यू गो टू द जिम आप ये 3 लिफ्ट्स कर सकते हो। लेकिन जो वेट लिफ्टिंग की लिफ्ट्स होती हैं वो ज़्यादा टेक्निकल होती हैं, उसमें काफ़ी टेक्निकलिटी होती है, आपको पहले सीखना पड़ता है। पहले आप एक पीवीसी पाइप के साथ काफ़ी मंथ्स उसको प्रॉपर टेक्निक उसमें आप अपनी पहले टेक्निक एंड फॉर्म को सही करते हैं, फिर उसके बाद यू स्टार्ट एडिंग वेट एंड उसमें भी जो टाइम्स जब आप स्ट्रेंथ होती है आप वो यूज पे करते हो। और आपके पास कभी कभार ये होता है कि आपने वेट लिफ्ट तो कर लिया लेकिन फिर 5 सेकंड के बाद आप रियलाइज करते हैं कि मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इसको खुद नीचे रख सकूं, तो somebody has to take it from me। राबिया मुझे बताओ कि you were telling me कि आपकी फैमिली में सभी लोगों को स्पोर्ट्स का शौक है, बल्कि इनकरेज किया जाता है। आई थिंक दिस इज़ वन थिंग आई रियली वांट टू पुश फॉरवर्ड हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आज राबिया को यहाँ बुलाने के हवाले से, कि ना सिर्फ शी इज़ एन एथलीट हु इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन ये जो रुझान है हर एथलीट के लिए उसकी फैमिली की सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हर फैमिली पुश्ड हर, मेड श्योर दैट शी इज़ एन एक्टिव पर्सन। और हम क्या करते हैं लड़कियों के साथ, हम उनको कहते हैं कि जी आपका रंग काला हो जाएगा, बाहर ना जाइए, वेट ना लिफ्ट करो, ऐसा ना हो तो मस्कुलर या बल्की लगने लगो। आई मीन दीज आर ऑल मिथ्स एंड इट इज़ टाइम दैट वी ब्रेक देम। तो फैमिली में आपने फादर का बताया कि वो रोइंग में इंटरेस्टेड है, मदर एंड हाउ मेनी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर यू? मेरी 2 बड़ी बहनें हैं। हाँ। जो मेरे से बड़ी बहन है जो मिडिल नंबर पे है वो पाकिस्तान नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर है, एंड उससे जो बड़ी थी वो भी बैडमिंटन खेलती थी, बट देन उसने क्विट कर दिया। बट यही है, फैमिली में है स्पोर्ट्स पापा की तरफ से बहुत ज़्यादा है, लेकिन मामा को अभी भी होता है कि तुमने ये वाला काम क्यों मतलब चूज कर लिया, तुमने बैडमिंटन खेल लेती। हाँ, वो ये कहते हैं भाग लेती, तुमने इतना अपनी ज़िंदगी को क्यों मुश्किल बना लिया। एंड जैसे मेरी खालाएँ हैं, जैसे आपका ननियाल आपसे बहुत ज़्यादा ही लविंग होता है ना, तो जब वो मेरे हाथों को देखते हैं, मेरे यहाँ निशान देखते हैं, बिकॉज हम जब क्लीन करते हैं निशान पड़ जाते हैं, बैक स्क्वाट के वक्त पीछे निशान आ जाता है, तो वो कहते हैं ये क्यों कर रही हो, उसको छोड़ दो, जैसे क्यों अपने ऊपर तशद्दुद कर रही हो। बिल्कुल। लेकिन मुझे बताओ कि बहनों से, बिकॉज वो दोनों एथलीट्स हैं, इंस्पिरेशन मिलती है। लाइक जो हम कहते हैं ना कि एक यंगस्टर की ज़िंदगी में स्पोर्ट्स किरदार साजी भी करता है, योर कैरेक्टर बिल्डिंग। सो व्हाट हैव यू लर्नड belonging to a family where everybody is into sports? आई गेस जो मेरा ये पुश था और मैंने एक ऐसा स्पोर्ट चूज़ कर लिया जो बिल्कुल इस सोसाइटी से हट कर है, तो ये बिल्कुल ये फैमिली के अंदर की वजह से हुआ था। बिकॉज जो आपके बहनों के अंदर कंपटीशन क्रिएट होता है वो बहुत ज़्यादा हमारी फैमिली में शायद हो गया था। जब माहूर बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल के ऊपर जाने लग गई थी, आई वॉज नथिंग, मैंने तो तब तक शायद स्पोर्ट्स भी नहीं शुरू किया था। जब मेरी बहनें फर्स्ट टाइम नेशनल चैम्पियनशिप जीत कर आई थी, एंड उनका बहुत वार्म वेलकम हो रहा था एयरपोर्ट पे, और मैं बहुत ज़्यादा जेलस बैठी थी, और मैंने कहा मैंने नहीं जाना उनको वेलकम करने। तो अक्सर लोग जो ये बात करते हैं ना कि सिबलिंग राइवलरी, यानी बहन भाइयों की जो आपसी हल्की फुल्की तकरार होती है, ये बड़ी गलत है। लेकिन आप यही देखें कि इस फीलिंग से आपके अंदर जन्म लेता है वो हौसला, वो तजस्सुस कि अब मुझे भी कुछ कर दिखाना है, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक फायर्ड अप योर इंजन्स, राइट? एग्जैक्टली। एंड यही होता रहा कि मेरे जो फादर थे पहले तो वो सबका ज़्यादा करते थे, लेकिन जैसे माहूर बहुत ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्म करने लग गई तो फिर वो सिर्फ उसी की बात किया करते थे, एंड ऐसा था मेरा तो कोई वजूद ही नहीं रहा है। That pushed me into it. So that's Mahur, that's your eldest sister. और फिर उसके बाद माहूर ही बेसिकली थी जो काफ़ी टफ टाइम दे रही है, और आई गेस अभी भी टफ टाइम दे ही रही है। अच्छा, तो उनका क्या रिएक्शन था when you brought back the gold medal? Obviously माहूर थोड़ी तो jealous थी। I must say that. Okay. Because there was a lot of media support towards my side. Because maybe ये sport ही ऐसा weight lifting, और especially कराची वालों के लिए, because कराची में तो कुछ भी weight lifting के लिहाज से नहीं है, even people don't know about it. तो अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम समझते हो, ये जो तुमने अपनी फेडरेशन के साथ भी थोड़ी अनबन का जिक्र यहाँ पे किया, बाकी लड़कियाँ जो इस स्पोर्ट को परसू कर रही हैं वो ज़्यादातर आप समझते हो पंजाब में हैं, केपी में हैं, वेयर आर दे? सारी की सारी लाहौर बेस्ड है। ओके, टोटली। आई गेस आई एम द ओनली वन जो कराची में हूँ, तो बाकी सारी लाहौर बेस्ड हैं, तो उनको काफ़ी, क्योंकि वो पंजाबी सारे पंजाब में हैं, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट यहाँ पे तुम्हारे पास ट्रेनिंग के लिए कैसे मौके हैं? हु इज़ योर ट्रेनर? I am my own trainer. Internet is my trainer. And my जो मेरी ट्रेनिंग है वो जिम, वो मेरे अपना डाइनिंग रूम ही है। वो डाइनिंग रूम हुआ करता था, उसकी टेबल चेयर्स इधर उधर करके मैंने अपना सारा सेटअप ले आई।
So this is all organic, homemade, homemade athlete who's mashallah now bringing us gold medals. अब where do you go from here? राबिया, अक्सर लोग कहते हैं कि जो पहली आपकी कामयाबी होती है ना, वो द यूनिवर्स, जो पूरी कुदरत है, वो आपको इंटाइस कर रही है, तुम्हें बता रही है कि देखो जीत में कितना मज़ा है और इसको तुम परसू मज़ीद कर सकती हो। और अब तुमने क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स से मिली, उनकी फैसिलिटीज़ देखी होंगी, इंटरनेशनल एक्सपर्टीज़ देखी होगी, अपने लिए अब अगला ख्वाब क्या देखा है? अगला ख्वाब यही है कि यूरोप पे आने वाला एक कंपटीशन है इन मार्च, इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट करने का मेरा इरादा है। एंड देन लॉन्ग टर्म में 2024 ओलंपिक्स को क्वालिफाई करने का इरादा है। आई एम नॉट, मैं एम नहीं कर रही कि मैं गोल्ड लेकर आ सकूँगी, बिकॉज जो हमारे पास यहाँ पे मौके हैं वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और कराची में बिकॉज आप देख लें, ना मेरे पास कोच है, ना मेरे पास कोई प्रॉपर जिम है, तो आई डोंट थिंक कि यानी आप कह रहे हो ना कि ये लड़कियों के लिए बहुत ही यूनिक एक फील्ड है, लेकिन आई एम श्योर कि कोचेस और वेट लिफ्टर्स एंड पावर लिफ्टर मेन एथलीट्स आर देयर, उनमें से कोई भी आप किसी को रीच आउट नहीं किया, कभी किसी से हेल्प नहीं ली कि वो आपको गाइड कर सकें? मैंने बिल्कुल किया था, और हमारे जितने भी सारे मेल वेट लिफ्टर्स हैं जो अच्छे ऊपर लेवल पे परफॉर्म करें, वो सारे गुजरांवाला से हैं। अच्छा। तो मैंने लिया हुआ है, वहाँ से भी ट्रेनिंग ली हुई है। हाँ। लेकिन उसके भी बड़े टेरेबल कॉन्सिक्वेंसेस थे। लाइक मैंने 6 मंथ्स में 6 kg बॉडी वेट गेन किया था, जबकि हमारे लिए बॉडी वेट को एक मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वेट कैटेगरीज होती है। एक तो वेट भी गेन कर लिया, एंड दूसरी चीज़ मैंने लिफ्ट्स भी इंप्रूव नहीं की। सो वो वेट गेन करने की क्या वजह थी? वो वेट गेन करने की वजह थी बिकॉज आई वाज टोल्ड कि अगर तुम्हारा हाइट ज़्यादा है, सो यू नीड टू हैव मोर बॉडी वेट, ताकि वो मसल्स सही अमाउंट के अंदर आ सकें। तो आई वाज़न्ट ईटिंग दैट मच, मैंने नॉर्मली खाया था, बट आई वाज ट्रेनिंग टू मच। अच्छा, वेट लिफ्टिंग में ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं तो फिर आपको हवा पानी भी लग जाता है। नहीं, आपका लीन मसल बढ़ने लगता है, तो आप देखने में उतने ही शायद पेटीट होते हैं, लेकिन आपका लीन मसल, और ये मेरे ख्याल में विजुअली भी कई दफ़ा आपने स्क्रीन पे या इंटरनेट पे देखा होगा कि पुट 1 kg ऑफ फैट एंड 1 kg ऑफ लीन मसल, तो देखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन वजन बिल्कुल बराबर है। वो तो होता है, लेकिन जो ये मसल मास बिल्डिंग होता है, ये ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स का काम होता है। जो वेट लिफ्टर्स का काम होता है वो होता है हमने तो जाके कंपटीशन में एक मैक्स लगाना है, एक मैक्सिमम अटेम्प्ट उठाना है, तो वो मेरा इंप्रूव नहीं हुआ था। अच्छा, देखने में यू सो पेटीट, यू सो नाजुक, घर में अब ऐसा तो नहीं, एंड इट्स एन ऑल गर्ल्स हाउसहोल्ड, आप 3 बहनें ही हो, तो फिर अब तो भारी भरकम काम तुमसे अम्मी कराती होंगी ना, कि ये ऊपर ले जाओ, ये ऊपर से नीचे उतार दो सूटकेस, ये सब तुम्हारा काम होगा? ये मैं किया भी हुआ है, जैसे कभी कोई गेस्ट होते हैं तो उनके मैं सूटकेस पार के ले आती हूँ, और जो पानी की बोतल होती है उसको भी डाल लेती हूँ। किसी शादी में कोई बच्चा रो रहा हो तो हम राबिया को पकड़ा दें कि बेटा तुम्हारे लिए तो पूरी रात भी तुम पकड़े रखो, कोई मसले की बात नहीं है, इसको चुप करा लो, है ना? बच्चों से मैं दूर रहती हूँ। अभी तो आप खुद एक बच्चे हो, यू जस्ट 20 years old, माशाल्लाह माशाल्लाह, बट बीइंग द यंगेस्ट, वुड यू से कि अपनी बहुत सारी लड़कियां इस वक्त तुम्हें देख रही होंगी राबिया, जिनके जहन में भी दे वांट टू गो फॉरवर्ड, ये जो मेरे ख्याल में ये इनबिल्ट चीज़ होती है कि आपके सामने रुकावटें आईं, आपको फेडरेशन ने कहा कि नो वी नॉट गोइंग टू सेंड यू, एंड ये बाय द वे मैं इसलिए रीइटरेट कर रही हूँ कि ये वाकई एक विनर को एक आम आदमी से अलग करता है। यानी आपके सामने लाख रुकावटें आएँ, रास्ते बंद हो जाएं, टैलेंट और कमिटमेंट अपना रास्ता निकाल लेता है। दैट्स व्हाट यू डिड। तो आई वांट यू टू टेल द अदर गर्ल्स जो इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही हैं, जो शायद किसी ना किसी वजह से दे फीलिंग वेरी डिजेक्टेड, दे फील कि उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जब आप पे वो वक्त आया था तो आपने उसका कैसे सामना किया? यही होता है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आप अपनी मेहनत के ऊपर लगे रहें, आपने अपना जो पाथ सेलेक्ट किया है जस्ट स्टिक टू इट, एंड उसके ऊपर आप अपने फुल एफर्ट्स दें, बिकॉज बस आप अपने एफर्ट्स देंगे तो फिर अल्लाह आपको नवाजने वाला बैठा है। लेकिन राबिया, अभी तो तुम ये कह रही हो बिकॉज यू वॉन इट, व्हेन यू वर इन दैट मोमेंट, जब तुम्हें लगा कि बिल्कुल बंद हो गए हैं सारे रास्ते, फेडरेशन ने कह दिया हम आपको नहीं भेज रहे मंगोलिया, एंड वी नॉट इवन गोइंग, दैट मोमेंट व्हाट डिड यू डू? दैट मोमेंट मैंने अपनी बड़ी में बहुत हर्ट होती थी ट्रेनिंग करते वक्त, लेकिन मैंने ट्रेनिंग नहीं तब भी नहीं छोड़ी थी। चलो, आई थिंक दैट इज द कमिटमेंट दैट वी नीड। इसी के साथ हम राबिया को कहेंगे खुदाफिज, और इंशाल्लाह आई होप कि वो आगे भी पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करती रहें। वंस अगेन कंग्रेचुलेशंस टू यू। लेट्स हेड फॉर अ ब्रेक, और उसके बाद वापस आएंगे और ज़रा बर्दाश्त और रवादारी की बात करेंगे। एंड
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और हमने जैसे आपको कहा था कि आज बात करेंगे बर्दाश्त और रवादारी की। ये दो ऐसी खुसूसियात हैं जिसको अगर हम देखें हमारे दीन की तरफ भी, हमारे कल्चर की तरफ भी, क्योंकि ख़ास तौर पे बर सग़ीर में जो माहौल है हमारा, उसमें बार बार हॉस्पिटैलिटी की बात की जाती है। अगर पूरी दुनिया से लोग इस खित्ते को कभी भी आते थे, लोगों से मिलते थे, तो कहते थे कि जी ये बड़े नरम रवैये वाले, नरम लहजे वाले लोग हैं, खूबसूरत पोइट्री की बात करते हैं। अगर आप हमारे तहज़ीब का एक तरह से बैक ट्रैक करें तो जिस किस्म की यहाँ पे आर्किटेक्चर था, पोइट्री थी, हमारी जो रिवायात हैं, उसमें बड़ी नरमी, बड़ी मिठास थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये ज़िंदगी का पेस बड़ा तेज़ हुआ, हमें लगने लगा कि प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि हम में कहीं ना कहीं बहुत कड़वाहट आ गई है। और ये चीज़ हम ख़ास तौर पे बड़े शहरों में देखते हैं। कराची के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ जी मतलब के बग़ैर कोई मिलता नहीं है, और जब मिलते भी हैं, और ख़ास तौर पे जो बड़े महीने होते हैं, अगर आप रमज़ान का महीना देखें जिसमें बार बार बात बर्दाश्त की जा रही है, लेकिन फिर भी हमारे पास रोड रेज के, अग्रेसिवनेस के बहुत सारे वाक़यात होते हैं। खैर वो तो बड़े महीनों का जिक्र है। आज ही अगर हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देख रहे हैं तो जो सियासी टॉक शोज़ होते हैं उसमें हमें अदम बर्दाश्त नज़र आता है। हमारे ऐवानों की तरफ, हमारे पार्लियामेंट की तरफ देख लें, वहाँ पर हमें ऐसी अल्फाज, ऐसी ज़बान, ऐसी रिवायात नज़र आती हैं कि ऐसा लगता है कि हम वाकई गुत्थम गुत्था हैं और एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए हैं। अब इसमें रवादारी कैसे लाई जाए, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इसी पे बात करने के लिए आज हमने दो शख्सियात को, दो मेहमानों को अपने पास मदऊ किया है। हमारे पास मौजूद हैं जब हम बात करते हैं अच्छे फीचर्स लिखने की, व्हाट यू फीड योर माइंड एंड योर सोल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जहाँ हमारे पास ख़बरें आ रही हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सा ठहराव वाले फीचर्स भी चाहिए। एंड देयर इज़ ओनली वन मैगजीन दैट कम्स टू माइंड, FYI, जो कि एक ऐसी काविश है जिस पे डटे रहना शायद अपने आप में बहुत ही एक कठिन सफ़र रहा होगा। बट वी हैव द फाउंडर ऑफ FYI magazine with us. She is also a qualified journalist, has contributed a number of features about politics, about social sciences and social issues. हमारे साथ मौजूद हैं बतूल मेहदी। Thank you बतूल for making time. Thank you Sidra so much कि आपने मुझे बुलाया। It's a And pleasure to be here. you speak to a plethora of people. तो हमने सोचा कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जो हमें बताए कि सियासतदान क्या सोच रहे हैं, सेलेब्स क्या सोच रहे हैं, स्पोर्ट्स स्टार्स क्या सोच रहे हैं, और क्या वजह है कि इतने शॉर्ट फ्यूज़ के साथ हम चल रहे हैं। अच्छा जी, जब बात करते हैं शॉर्ट फ्यूज़ की तो ये कहते हैं कि जी ये जो पेशेंस है, सब्र और रवादारी कैन बी एक्चुअली एक्वायर्ड ट्रेड्स, यानी आप ये सीख सकते हैं, इसके ऊपर अपने ऊपर काम कर सकते हैं। खुदादाद सलाहियत तो कुछ लोगों में होती ही है सब्र की, लेकिन अगर आप चाहें तो अपना किबला खुद भी दुरुस्त कर सकते हैं। दैट इज़ वेयर मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड कोचेस कम टू माइंड। हमारे अगले मेहमान 16 साल से इसी शोबे से मुंसलिक रहे हैं, चाहे कॉर्पोरेट्स की बात की जाए, चाहे प्रोफेशनल्स की बात की जाए, स्टूडेंट्स की बात की जाए, उनको इसी एरियाज़ में टीच करते हैं कि किस तरह कम्युनिकेशन बेहतर की जा सकती है, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना बर्दाश्त के साथ, रवादारी के साथ। ये इसके एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अली शाह, जो हमें आज सुबह लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम कासिम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। वालेकुम अस्सलाम। कासिम, बहुत एक आपका भी माशाल्लाह वास्ट एक्सपीरियंस है जिसमें आप प्रोफेशनल से, कॉर्पोरेट लीडर से मिले। लोग कहते हैं कि जी लीडर वही इंसान बनता है जिसमें बहुत बर्दाश्त होती है, लेकिन आज हम अपनी स्क्रीन पे ऐसे लीडर्स को देखते हैं जिनमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, हमें इस सारे आज के टॉपिक में सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमारे पास इस माशरे में एप्रिसिएशन, शाबाशी और तारीफ़ किस बात पे मिलती है। क्या बदला लेने वाले को तारीफ़ मिलती है, क्या सख्ती करने वाले को तारीफ़ मिलती है, क्या एक ऐसा बंदा जो नफ़रत को नहीं छोड़ता, कीना को नहीं छोड़ता, उसको तारीफ़ मिलती है, या बर्दाश्त करने वाले को, माफ़ करने वाले को तारीफ़ मिलती है। तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि इस माशरे की जो कामयाबी की यॉर्डस्टिक है, ताकतवर होने की यॉर्डस्टिक है, या कह लीजिए कामयाब होने का कोई अगर मेजरमेंट टूल है, तो वो तो है बदला लेना, वो तो है सख्ती करना, वो तो है कि आपने मुक्के का जवाब मुक्के से देना, बल्कि 2 मुक्के मारने। जिस माशरे में इस तरह की अच्छी मिसालें आपको ना मिलें तो फिर कह लीजिए टीच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे आपने लीडर्स की बात की, तो मैं तो उन लीडर्स की बात जानता हूँ जो तलवार गर्दन पे रखते थे और मुखालिफ थूक देता था। थूकता था तो वो तलवार उठाते थे और उठा के कहते थे कि हम अल्लाह की जंग लड़ते हैं, हम अपने नफ्स की जंग नहीं लड़ते। तो हमें सबसे पहले डिफ़ाइन करना होगा कि वो मिसालें, अच्छी मिसालें जो माशरे में नज़र आनी चाहिए, वो नज़र क्यों नहीं आ रही, और नज़र आनी चाहिए। अगर होंगी भी, मैं मानता हूँ इस माशरे की अच्छाई कहीं है, अगर है
तो कौन सा कैमरा, कौन सा रिसाला, कौन सा लिखने वाला, कौन सा बोलने वाला, उनके बारे में बात कर रहा है। बिल्कुल कासिम, बहुत अच्छा नुक्ता आपने यहाँ पे उठाया है कि हम उन लोगों की तारीफ तो करते ही नहीं है जो माफ़ कर दे या बर्दाश्त करें, बल्कि आज भी बतूल अगर हम कोई ड्रामा देख रहे हों, अगर हम पॉपुलर नैरेटिव की बात करें, तो जो बेचारी बहू कैरेक्टर है या जो प्रोटैगनिस्ट है, अगर उस पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं तो देखने वाले अक्सर बैठ के कहते भाई तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है, तुम क्यों नहीं आगे से कुछ बोलती हो। वी डोंट सी देम इन गुड लाइट। व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन? मेरा आई थिंक पहली चीज़ ये है कि हम पेशेंस और टॉलरेंस को कन्फ्लेट कर देते हैं एक ही नज़रिए में। अदम बर्दाश्त जो है वो इस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये भूल जाएं कि सब्र और बर्दाश्त एक चीज़ है, लेकिन टॉलरेंस जो है उसके कई, उसकी शाख है। सही। तो जब हम, जैसे आपने कहा कि नैरेटिव, पॉपुलर नैरेटिव सीरियल्स का, तो वो वहाँ पे अगर आप देखें सिद्रा, तो इनफैक्ट ऑलमोस्ट एक जैसे होती है वो उस औरत से जो कि अपनी मियाँ की सताई हुई, सास की सताई हुई, ज़माने की सताई हुई, और बर्दाश्त कर लो, और बर्दाश्त को बड़ा उस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव स्पिन दी जाती है कि औरत का यही है एक मकसद कि वो बर्दाश्त ब्रेकिंग पॉइंट तक ना पहुंचे, ब्रेकिंग पॉइंट तक ना पहुंचे। लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि टॉलरेंस को अगर देखा जाए तो टॉलरेंस ये है कि हर किसी की एक ब्रेकिंग पॉइंट होती है। हाँ। जब वो टॉलरेंस की ब्रेकिंग पॉइंट फटेगी तो फिर उसका लावा भी फटेगा, उसका भी वो फटेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो एक हमने पर्सनल रिलेशनशिप इक्वेशंस के बारे में बात कर ली। लेकिन बतूल इसमें इफ आई मे ऐड, हम जब पहला वो देख रहे होते कि और बर्दाश्त कर लो, और बर्दाश्त कर लो, फिर हम सेकंड हाफ ऑफ द सीरियल का इंतजार करते हैं कि देखना छठी किसके बाद ये ऐसा बदला लेगी ना, पता चलेगा, एक मोड़ आएगा और फिर मोड़ आएगा, फिर वही कासिम वाली बात कि बदला लेना हमें दिखाओ, वो उस पे फिर हमें मजा। बिल्कुल। और जहाँ तक देखिए पॉलिटिकल स्फेयर है, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट एक आयरनी सी है कि सब मुखालिफ ये भूल जाते हैं कि उसी स्पेस में वो रह चुके हैं एट दैट पॉइंट। जो तब तनकीद का वक्त आता है तो टॉलरेंस खत्म हो जाती है, बिकॉज यू फॉरगेट कि यू आर एट दैट स्पेस जहाँ आप किसी से टॉलरेंस उस वक्त एक्सपेक्टेशन थी वो आपको नहीं मिली। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ विशियस साइकिल, वो जो एक ऑलमोस्ट जैसे सास बहू का विशियस साइकिल होता है, उसने मुझे सताया था तो मैं उसको सताऊंगी और ये करूंगी। मुझे लगता है हमारे पॉलिटिक्स भी कुछ ऐसे ही बन गए हैं, इट्स बिकम लाइक अ घर घर खेल कहानी। बिकॉज आप देखें रवादारी की आप बात कर रही थी, वो तो रही नहीं। There is no concept of that in our politics these days. There is no larger vision. कासिम, आपके पास वापस आना चाहूँगी, ये जो हम ऐवानों में देख रहे हैं जिसका जिक्र अभी बतूल ने भी किया कि वाकई एक इस वक्त जो हुकूमत में है जमात, वो भूल जाती है कि जब वो अपोजिशन में थी तो उसने क्या क्या बातें की थी। अपोजिशन ये भूल जाती है कि उस वक्त निज़ामत संभालना, एडमिनिस्ट्रेशन संभालना कितना मुश्किल था। अगर उसी तरह की प्रॉब्लम्स ना क्रिएट की जाएँ, उसी तरह के एहतजाज ना किए जाएँ, तो हुकूमत ज़्यादा फोकस कर सकती है प्रॉब्लम्स पे। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हम क्यों फ्रेंडली ऑपोजिशन बने। आपका इसके बारे में क्या तज्जिया है? अच्छा देखिए, जहाँ भी अदम बर्दाश्त की बात होगी, हमें सबसे पहले समझना होगा ये एक नफ्सियात का, साइकोलॉजी का इशू है। इंसान का माइंड जब भी पॉसिबिलिटी की जोन में होता है, एक कह लीजिए हदूद है जिसमें मुमकिनात की दुनिया दिखती है, जिसमें दिखता है कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा किया जा सकता है। जब भी ये दिखता है तो सिदरा बड़ा आसान होता है पॉजिटिव रहना और बर्दाश्त करना। ये बर्दाश्त के वर्ड को भी मैं थोड़ा सा कह लीजिए, जो मैंने समझा बाबों से, सूफियों से, कि बर्दाश्त का हुक्म शायद नहीं है इतना, सब्र का हुक्म है। आपको नमाज के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा हुक्म मिलता है सब्र का। डिफरेंस क्या है? बर्दाश्त में तकलीफ होती है, होप भी नहीं होती। सब्र में आपके पास जो इंतज़ार है, वो इंतज़ार होता है कि इससे बेहतर वक्त आ सकता है। और मेरा अल्लाह इतना करीम है कि जो मेरी एफर्ट्स और कोशिशें हैं वो कहीं ना कहीं उनको रजिस्टर्ड करेगा और इनका सिला देगा। आपकी नेक मकसद की कोशिश है ना, अगर उसका रिजल्ट ना भी मिले तो उस नेक मकसद की नीयत और कोशिश का अल्लाह सिला दे देता है आपको। कासिम, थोड़ा सा इसको मजीद क्लैरिफाई कीजिएगा। सॉरी आपकी कतई कलामी कर रही हूँ, लेकिन इसको मैं मजीद जानना चाहूंगी। जब आपने कहा ना कि सब्र में एक इंतजार है और एक एक आराम है उसके अंदर, जबकि बर्दाश्त में तकलीफ है, तो अगर कोई इंसान तकलीफ महसूस कर रहा हो तो वो बर्दाश्त से सब्र तक कैसे जाए? आपका क्या इसमें योर टिप्स फॉर दैट? अच्छा, इसमें समझने की बात है। हम इसको ना, जो बात के कह लीजिए सेल्फ हेल्प ट्रेनर्स आए, मैं सबसे बड़ा गुरु मेंटोर तो सीरत को मानता हूँ, और सारे कह लीजिए जो हमें इस्लाम ने प्रीचिंग्स की, उससे ज़्यादा बड़ी तरबियत का सोर्स कोई नहीं है। लेकिन मॉडर्न टीचिंग्स ने इसे डिवाइड किए 3 पार्ट्स में। वो कहते हैं ज़िंदगी के 3 दायरे हैं।
एक दायरा ऐसा है जिसमें बहुत कुछ पड़ा हुआ है, और वो सब कुछ जो पड़ा हुआ है वो अल्लाह के इनाम और करम से पड़ा है, हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए जो मौजूद है। एक अगला दायरा है वो इख्तियार का दायरा है। ये इख्तियार के दायरे का मतलब ये है कि आप कोशिश के जरिए, एफर्ट के जरिए, नीयत के जरिए, तरद्दुद के जरिए थोड़ी सी तकलीफ उठा के चीजों को ठीक कर सकते हैं, और आप जब ठीक कर सकते हैं इख्तियार के दायरे में है तो ये भी शुक्र है, अल्लाह ने इख्तियार दिया। एक तीसरा दायरा है, वो दायरा है इंतजार का दायरा। उस दायरे में बात यहां से शुरू होती है कि आपके इख्तियार में नहीं है, आप कोशिश नहीं कर सकते, आपके पास बेबसी है। बिल्कुल कासिम, इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन टू सम इट अप, डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द थिंग्स विच आर आउट ऑफ योर कंट्रोल। तकलीफ आपको तभी होती है जब आपके दायरे में, आपके इख्तियार में जो चीज़ नहीं है, आप उस पर भी हावी होने की और अपनी मर्जी चलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक, और बतूल से और कासिम से ये गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिए। एंड वेलकम बैक। बड़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट्स मुझे आ रही हैं। अगर आप भी इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि क्या आप बर्दाश्त कर सकते हैं, किस में आपकी रवादारी है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल चाहते हैं कि आपके कंट्रोल में हो। तो किसी ने अभी ट्वीट करके कहा कि जी बाकी हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है, चाय का मजाक नहीं है, चाय बहुत अच्छी होनी चाहिए। एंड आई थिंक बतूल और मैं तो उसी कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हमारी चाय अच्छी ना हो तो दिन खराब हो जाता है। और कासिम साहब को हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लाहौर स्टूडियो में भी चाय वाय मिली हुई होगी। जी कासिम, चाय मिल गई आपको भी? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा मुझे बताएं, आप भी ये कहूंगा कि चाय और कॉफी का मजाक नहीं है ना? सबसे बड़ी डोज प्रोफेसर की पढ़ाने वाले की चाय और कॉफी होती है। यानी कह लीजिए इतनी हमने शायद किताबें नहीं पढ़ी जितनी चाय पी ली है। हाँ जी, और बिल्कुल दफ्तर में तो यही हाल है, जो आने वाला है उसके साथ आपने चाय पीनी है। बट बतूल, एक और एरिया जिसको मैं थोड़ा सा बात करना चाहती थी, ट्रांजिशंस। कई लोग यू नो, जो आपका अपना एक फैमिली सेटअप होता है, वहाँ पे तो लोग आपके मिजाज को समझते हैं। अगर आप गुस्से के तेज़ हैं, मिजाज के तेज़ हैं, उसको आप एडजस्ट कर लेते हैं। बट व्हेन मोस्ट ऑफ द टाइम एडजस्ट कर लेते हैं, एज इन के आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपके साथ रहते हैं, वो समझ जाते हैं। जब आपकी शादी होती है, वहाँ पे मैं पूछना चाहिए थी कि बर्दाश्त का एलिमेंट, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि मुझे किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक जोक भेजा और मैं ऑडियंस से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि एक शख्स नजूमी के पास गया और उससे कहा कि आप ज़रा मेरी ज़िंदगी का हाल बताइए। नजूमी ने उसका हाथ देखा, उन्होंने कहा ओहो बड़ी मुश्किलें हैं, बड़ी मुश्किलें। उसने कहा जी कब तक मुश्किलें? कहते हैं देखें जी आपकी ज़िंदगी के अगले 6 महीने बहुत मुश्किल हैं। उसने कहा अच्छा फिर उसके बाद क्या होगा? तो उसने कहा उसके बाद आपको आदत हो जाएगी, फिर आप बर्दाश्त कीजिएगा। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट। आपके साथ भी अभी माशाल्लाह यू मेड दैट ट्रांजिशन। बतूल, इज इट एज डिफिकल्ट एज पीपल मेक इट साउंड? आई मीन इट्स, देखिए आई थिंक सोच समझ के ही बंदा इस तरह के ह्यूज स्टेप में तो एंटर करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह थैंकफुली यू नो मेरे और मेरे हस्बैंड की वो अंडरस्टैंडिंग थी प्रायर टू गेटिंग मैरिड एज वेल। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली एक तो वी गॉट मैरिड एट अ स्टेज इन आवर लाइव्स, आई थिंक जब हम दोनों सेटल थे इन आवर रिस्पेक्टिव यू नो लाइव्स, करियर्स, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है यू नो, रादर देन कि भाई जैसे ही आप बस आपको लगा कि हाँ भाई अब मेरी मैरिजेबल एज हो गई है तो मैं शादी कर लूँ। एक तो डोंट प्लीज गो बाय सोसाइटीज डिक्टेट्स, गेट मैरिड ऑन योर ओन टर्म्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन द वन थिंग आई थिंक मेरे हस्बैंड भी वाउच करेंगे, मैं भी ये करूँगी, एंड एनी पर्सन हु इज़ इन दिस स्टेज ऑफ देयर लाइव्स, बर्दाश्त तो सबसे की एलिमेंट है यू नो। वो जो शादी में सही, वो जो एज ओल्ड आपको सिखाया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कॉम्प्रोमाइज़, एक्चुअली वो कॉम्प्रोमाइज़ लफ्ज़ जो है वो समझौता किसी और एंगल से हम ले गए हैं। वो एक्चुअली यही है कि यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट दैट यू आर टू वेरी डिफरेंट पीपल। आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आए, मुख्तलिफ शख्स हैं, शख्सियात हैं, आपकी थॉट्स और ओपिनियंस एक छोटी सी चीज के बारे में भी मुख्तलिफ हो सकती है। बड़ा फर्क हो सकता है। exactly. यानी आपको कोई गुस्से से कुछ कहे तो एक बंदा हो सकता है बर्दाश्त करे, दूसरे को उस बात पे बिल्कुल। तो यू नो आई मीन डेफिनेट, और जहाँ पे आई थिंक ये आपको सिर्फ आप जितना भी एक इंसान को जाने बिफोर गेटिंग मैरिड, शादी के बाद
द सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट। व्हेन यू लिव विद समबडी फिर आपको एक दूसरे के वाकई ही में सही स्केड्यूल्स और चीज़ें। बिल्कुल। कासिम, आपके पास भी यही सवाल लाना चाहूँगी क्योंकि मेरे ख्याल में प्रोफेशनल लाइफ में क्योंकि ग्रिड्स बड़ी होती हैं, अगर आपको बॉस की कोई बात पसंद ना भी हो, किसी कॉलीग की ना भी पसंद हो, तो आप उसको पी जाते हैं, आप थोड़ा सही वक्त का इंतज़ार करते हैं। लेकिन ये टॉलरेंस हमने देखा है कि घरेलू मामलात में बहुत कम हो गई है। आपकी भी क्या यही राय है कि शादी सिर्फ बर्दाश्त का नाम है, कॉम्प्रोमाइज़ का नाम है? लोगों को क्या कहेंगे, क्या सलाह देंगे आप? अच्छा देखिए, शादी, कोई रिलेशन, कोई जॉब का मिलना, किसी से कोई जुड़त रिलेशन, ये सबकी साइंस ना बड़ी मिलती जुलती है। दुनिया का हर रिलेशन, हर ताल्लुक 3 तरह की कीमतें मांगता है, टाइम मांगता है, अटेंशन मांगता है और तीसरा सेक्रीफाइस मांगता है। वो जो कुर्बानी है वो बर्दाश्त की शक्ल में हो सकती है, मिजाज का इख्तलाफ हो सकता है, 2 लोग जो उनसे एक जैसे हो नहीं सकते। मुझे तो कोई मियाँ बीवी आके कहेंगे जी हम बिल्कुल एक जैसे हैं, तो मैं कहता हूँ जी मेडिकल चेकअप करवाएं, हो नहीं सकता ऐसा ना कि दोनों एक जैसे हों। अब जब दोनों का बैकग्राउंड डिफरेंट है, एक्सपोजर डिफरेंट है, लर्निंग डिफरेंट है, पैराडाइम्स डिफरेंट है, सोचने के अंदाज मुख्तलिफ हैं, तो साथ ही साथ में अच्छे रिलेशंस के लिए उनको बर्दाश्त भी चाहिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप मैं चाहूँगा आज इस प्रोग्राम के जरिए दें। दुनिया में सिद्रा 1,24,000 पैगंबर आए हैं, किताबें जो सी हैं वो कम आई हैं। अमली जो कैरेक्टर थे, करके दिखाने वाले, बर्दाश्त करके दिखाने वाले बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और प्रैक्टिकली करके दिखाना वालिदैन की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मैंने उन घरों के बच्चों को बड़ी मुश्किल से सेटल होते देखा है जिन्होंने बचपन में लड़ाइयाँ देखी होती हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से उन बच्चों को अच्छा एक रिलेशन बनाते देखा है जिन्होंने माँ बाप के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा देखे होते हैं। सो आप जहाँ विरासत अच्छी देते हैं, मालो असबाब, DHA के 4 प्लॉट देते हैं, साथ ही साथ तरबियत दीजिए और बर्दाश्त यानी कि सब्र करना जरूर सिखाइए। मैं बार बार कहूँगा एक्सपीरियंस दीजिए उसका, प्रैक्टिकली उसको दिखाइए। आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पे की। जी बिल्कुल। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मिजाज तो अलग होंगे, बर्तन तो खड़केंगे, हाँ, सो टू स्पीक, वो जो है मुहावरा। लेकिन द प्रॉब्लम इजंट कि लड़ाई ना हो या इख्तलाफात ना हो, इख्तलाफात तो होंगे, दैट इज़ अ गिवन। चाहे जैसे इन्होंने कहा जॉब में, मैरिज में, किसी और फ्रेंडशिप में, किसी भी चीज़ में होंगे। टॉलरेंस वहाँ आती है जब आप ये रियलाइजेशन आपको और एहसास होता है कि इस सब के बावजूद अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, जैसे इन्होंने कहा फाउंडेशन बिल्कुल बेशक तरबियत से आती है, बट आई फील आपकी लाइफ एक्सपीरियंसेस आपको खुद भी बहुत सिखाते हैं। सो बाय द टाइम आप किसी भी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर करें, चाहे वो नई जॉब हो, नई रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, तो आपको ये एहसास होता है कि इख्तलाफात होंगे, लेकिन इसको अगर फाउंडेशन हमारी स्ट्रॉन्ग है, देयर इज़ लव, देयर इज़ इंटरेस्ट, देयर इज़ कमिटमेंट, तो फिर वो इख्तलाफात जब वो इख्तलाफात का जो मौका है, जब आपका बिल्कुल आपका गुस्से से आप आपे से बाहर हो रहे हैं, उस वक्त आपका रवैया कैसा है? यानी उस इशू के साथ साथ भी क्या आप ये अपने आप को याद दिला पा रहे हैं कि अगला शख्स और उसकी ज़िंदगी में, यानी उसका मेरी ज़िंदगी में होना मेरे लिए कितना अहम है? हम अक्सर सुनते हैं बतूल के कोई शख्स अगर अनफॉर्चुनेटली अज़दवाजी ज़िंदगी उनकी अच्छी ना गुजर रही हो, फिर मुफ्ती साहब के पास जाते हैं, जी मैंने गुस्से में तलाक दे दी, तो मुफ्ती साहब भी आगे से कहते हैं बेटा प्यार में तो कोई तलाक देता नहीं है, गुस्से में ही ऐसे मामलात होते हैं। कासिम, आप क्या कहेंगे कि जो मर्द हजरात इसमें बड़ा प्राइड लेते हैं कि जी मैं गुस्से का बहुत तेज़ हूँ, मेरी गैरत, मेरा मिजाज मुझे कई चीज़ों को बर्दाश्त करने को गवारा नहीं करता, उनके लिए आपका क्या मशवरा होगा? पहला जुमला मैं ये कहूँगा कि जो लोग अपनी गलती को फ़ख्र से बताते हैं उनके लिए इस्लाह बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि गलती तो आपका प्राइड बन गई, आप तो फ़ख्र से बताने लग पड़े। सो ये एक ट्रेंड है कि जी मुझे गुस्सा बड़ा आता है। मैं ये बात यहाँ ऐड करूँगा कि हमें फिजिकल हेल्थ देखने की आदत है लोगों की, वो सेहतमंद है जी, कुड़ी सेहतमंद है, मुंडा सेहत मेंटल हेल्थ को चेक करना बड़ा ज़रूरी है। हाँ कि उसको वर्क प्लेस पे देखें, ज़रा टफ हालात में देखें, मुलाजमों के साथ ट्रीट कैसे करते हैं देखें। अगर आप ये रवैये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना बड़ा इंसान है। लेकिन कासिम ये रवैये हम समोसा पार्टी पे कैसे देखें? बोनों को देखा है कासिम, हम ये रवैया समोसा पार्टी पे कैसे देखें? हमारे यहाँ तो जिस तरह जो सेटिंग होती है उसमें लोग चाय पे आते हैं, समोसे खाते हैं, रिश्ता एक तरह से डाला जाता है, तो उसमें तो हर कोई बेस्ट बिहेवियर पे होता है। वहाँ आपको अगले का मिजाज कैसे पता चले?
अच्छा सिद्रा, मैं अपनी सारी जिंदगी में ना क्रिटिक रहा। क्रिटिक था मैं ये रिवाजों का, रस्मों का, बर्तनों का और ईद शबरात का, ये सारी चीज़ें शादी से पहले होती हैं। मेरी ग्रैंड माँ मुझे एक लेसन दिया करती थी, वो कहती थी पुत्र ए जड़ा वर्तना होता है ना, ए बंदे की पर्सनैलिटी को एक्सपोज कर देना। और ये रियलिटी है कि जब आप किसी के साथ बर्ताव करते हैं, वो कहते हैं राह पे जाने वाह पे जाने, आपका वास्ता पड़ता है, उठना बैठना होता है, खाना पीना होता है, कुछ एक्सचेंज चीज़ें होती हैं, तो आपको पता लगता है कि असल मिजाज क्या है। इंसान की लालच भी छुप नहीं सकती, इंसान की खैर भी छुप नहीं सकती, इंसान की नेक नीति भी छुप, बदनीति भी छुप नहीं सकती। एक इसमें एडिशन करूंगा कि अगर जिंदगी में तो बड़े गोल्स हैं, करके दिखाना है, और बड़ा गोल एक अच्छी फैमिली बहुत बड़ा गोल होता है, एक अच्छी नस्ल तैयार करके देना बहुत बड़ा गोल होता है। तो अगर जिंदगी में बड़े अजाइम्स हैं, बड़े टारगेट्स हैं, तो याद रखिएगा कि बड़ी मंजिल का मुसाफिर छोटे छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। बहुत जबरदस्त बात, थैंक यू कासिम। इसको बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जैसे बड़े बूढ़े कहते थे कि अगर किसी को वाकई समझना है तो उसके साथ सफर करो, और अंग्रेजी वाला सफर नहीं, उर्दू वाला सफर, उस पर पता चलता है कि फिर वो असल शख्स कितने पानी में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बतूल से और कासिम से हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। आपकी ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रही हैं, लोग सवालात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बर्दाश्त की, रवादारी की, और इसके बहुत सारे जाविये निकलते हैं ऑफ कोर्स हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में। कासिम, अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और ये इसके बारे में लोगों ने ट्वीट भी किया कि हम ख़वातीन और मर्द इन दोनों को भी उनके रवैयों को बड़े मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। एक मर्द के पास ये लाइसेंस हासिल है कि वो अगर किसी चीज़ को उसको पसंद ना आए तो अपनी नापसंदीदगी का बड़े पुरजोर तरीके से वो इजहार कर लेता है, और सोसाइटी, फैमिली उसको एक्सेप्ट करती है। खातून अगर ऐसा ही करती है तो हम उसको कहते हैं ये तो बड़ी एंग्री वुमन है, ये डिफ़िकल्ट है, बदमिजाज है, मुंह फट है। हमने दुनिया जहान के अलकाबात उसके लिए रखे हुए हैं। तो क्या वाकई ख़वातीन को बर्दाश्त ज़्यादा करनी चाहिए? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, दुनिया में जो अल्लाह ताला ने कह लीजिए स्ट्रेंथ दी है ना, वो औरत को ज़्यादा दी है। आप वो सारे काम जो औरत करती है, मैं लिख के देता हूँ, किसी को अरब रुपया मर्द को दे दें, वो करके दिखा दीजिए। एक बच्चा दुनिया में आता है ना, ये औरत का कमाल होता है कि वो एक दफ़ा मरती है और जिंदा होती है। मतलब कोई छोटा दर्जा नहीं रखा। आप पूरी ज़िंदगी देखिए उसकी, उसने जिस तरह बच्चों को पालना है, जैसे अपनी जगह छोड़ के बच्चों को नरम बिस्तर पे लिटाना है, अपने मुंह के नवाले को छोड़ना है, बच्चे को खिला देना है, फिर रवैयों को बर्दाश्त करना है। हम ना एक बीमार माशरे में रहते हैं, माफ़ी के साथ ये कहूँगा। इस माशरे में एक लड़की की शादी बंदे के साथ नहीं होती, एक लड़की की शादी पूरे ख़ानदान के साथ होती है। उसे सास को भी सेटिस्फाई करना है, ससुर को भी सेटिस्फाई करना है, जेठानी नंदों को भी सेटिस्फाई करना है, उसके ऊपर इतनी नज़रें, इतना प्रेशर होता है। और ये सारी जंगें लड़ने के बाद यकीनन मैं कहता हूँ इंडो पाक की जो माँ है ना, उसके कदमों में डबल जन्नत है। वो तो कीमत ही बड़ी अदा करती है माँ बनने की, बीवी बनने की। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बर्दाश्त औरतों में ज्यादा होती है, मर्दों में कम होती है। लेकिन होती तो है, लेकिन मैं वही कह रही हूँ कि अब कमिंग ऑफ एज, जबकि खवातीन वर्किंग फील्ड में आ गई, बतूल माशाल्लाह यू हैव अ फैमिली, और यही तमाम रिश्ते जिनका कासिम ने यहाँ जिक्र किया, अब आपकी ज़िंदगी के साथ भी जुड़े हुए हैं, बट यू आर ऑल्सो वर्किंग वुमन। मुश्किल होता है अपनी राय को असर्ट कराना। कभी आपको भी तो सुनने में मिला होगा, नहीं बाजी, और जैसे आपने कहा इंशाल्लाह माशाल्लाह, टेंशन ना लें, हो जाएगा। दो तीन बातें इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो उन्होंने कही, बिकॉज इट्स वेरी ट्रू। पहले आई थिंक हमने एक सोसाइटी का नैरेटिव भी सेट कर दिया है कि मर्द में बर्दाश्त कम है, औरत में ज़्यादा है। अपनी जगह ये बात बिल्कुल बेशक सही हो, लेकिन हमें एट सम पॉइंट इसको क्वेश्चन भी करना चाहिए सिद्रा, कि कब तक ये होना चाहिए। एक रिलेशनशिप को अगर आप ले लें तो होता यह है कि द मैन टेंड्स टू गेट अवे विद अ लॉट मोर बाय सेइंग कि तुम में तो बर्दाश्त इतनी है तो तुम टॉलरेट कर लोगी, मेरी एक मिस्टेक हुई, दो मिस्टेक हुई, तीन मिस्टेक हुई, कीप टॉलरेटिंग इट बिकॉज दैट्स योर लॉट इन लाइफ। जैसे लोग कहते हैं कि जी माफी मांगते हैं, औरत का दिल नरम हो जाता है। बस ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि एक्चुअली बहुत हार्मफुल हैं, क्योंकि ये परपेचुएट करती हैं एक साइकिल कि औरत बर्दाश्त करती रहे, और फिर होता यह है कि जब औरत की टॉलरेंस पॉइंट ब्रेक होती है
और जब वो अपनी ओपिनियन फाइनली स्ट्रेस करती है तो वो एंग्री वुमन सिंड्रोम हो जाता है, डिफ़िकल्ट वुमन सिंड्रोम हो जाता है। फिर मर्द ये कहता है तुम्हें तो बर्दाश्त ख़त्म। वो ये नहीं सोसाइटी या मर्द देखता है कि अब तक वो उसने कितना बर्दाश्त करती चली आ रही है। अगर आप मिडिल एज में देखें, जैसे अभी कासिम भी जिक्र कर रहे थे कि जब इंसान यंग होता है तो अपने बच्चों का भी ख्याल कर रहा है, शायद सास की नंदों की बातें भी बर्दाश्त कर रहा है, मियाँ का रवैया भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन जब एक स्टेबल स्टेज पे ज़िंदगी पहुंचती है वो बर्दाश्त अंदर ही अंदर कड़वाहट बन जाती है। फिर आप बदमिजाज हो जाते हैं, फिर आपके चेहरे पे हर वक्त गुस्सा होता है। और फिर औरत को ही ब्लेम किया जाता है उसके लिए कि अब तुम इतनी बदमिजाज क्यों हो गई हो, तुम क्या हो गई, नरमी कहाँ गई तुम्हारी? हाँ। भाई आपने जब उसको निचोड़ के निकाल दिया है तो फिर अब नरमी कहाँ जाएगी, आप खुद सोचिए। सही कहे। अच्छा, एक और बात बतूल यहाँ पे पूछना चाहूँगी, जो हमारे स्टेरियोटाइप्स का जिक्र हो रहा था, ये हमने ये भी एक्सेप्ट ही कर लिया है कि सास बहू की तो आपस में लड़ाई ही होगी, वो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसमें कितनी हकीकत है? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम blessed with the sort of ideal relationship, I think, because मेरी और मेरी मदर इन लॉ की वो रिलेशनशिप है जहाँ पे हमें ये रियलाइजेशन है कि देखिए हम एक दूसरे की माँ बेटी नहीं हैं, you know, हम एक स्पेशल यूनिक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है हमारी मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ की, जो कि इन इट्स ओन राइट बहुत अमेजिंग है। मसले जब होते हैं जब हम ये समझते हैं कि बेटी बहू आ गई वो बेटी बन जाएगी और ये मेरी मदर इन लॉ है तो वो माँ है। माँ बेटी का अलग रिश्ता है, ये एक अलग रिश्ता है। इसकी जो ट्रस्ट और फाउंडेशन बुनियाद है वो ट्रस्ट की है, अफेक्शन की है, रिस्पेक्ट की है। अच्छा, इसमें बल्कि मुझे याद आ रहा है, कासिम आपके पास आना चाहूँगी कि अक्सर सासें अपनी बहू को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि ये मेरी बेटी जैसी है, और बहुत सारे लोगों को इससे भी मसला होता है कि बेटी जैसी है बेटी नहीं है। तो वो जो एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे मेरे ख्याल में जो फॉल्ट आ रहा है वो एक्सपेक्टेशन का। बहुएं क्या एक्सपेक्ट करती हैं, सासें क्या एक्सपेक्ट करती हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो दबती रही है इतने अरसे तक, तो जब वो सास बन जाती है तो वो समझती है कि वो सब कुछ जो मैंने बर्दाश्त किया है मेरी बहू भी बर्दाश्त करे। ये विशियस साइकिल हम कैसे तोड़ें? इसी तरह एक नॉर्मल माइंड, एक हेल्दी माइंड, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपनी ज़िंदगी के जो तल्ख तजर्बे हैं, तकलीफ़ें हैं, उन्हें दफन करना जानता है, उनको डंप करना जानता है। बीमार इंसान के डायलॉग्स, बीमार इंसान की नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पेन होती है। उसने किया होता है, माजी की लाशों को कंधों पे उठा के भाग रहा होता है, भागा जाता नहीं है। भाग क्यों नहीं सकता? वो गैर जरूरी बोझ है जिनसे मना किया गया है। आपने पिछले चैप्टर को क्लोज करने आगे जाना है। जिसने दूर जाना हो ना वो बोझ नहीं उठा सकता, जिसने कुछ करके दिखाना हो ना बोझ नहीं उठा सकता। ये मिजाज कि जी इसका मेरा ये गिला था, या मेरी सास ऐसी थी, या मेरे साथ देखें मेरे हस्बैंड ने कितना जुल्म किया। आपका ईमान है ना, तो वो जो आपने बर्दाश्त किया उसका अल्लाह सिला दुनिया आखिरत कहीं देगा जरूर। मैं यकीन से कहूँ, जिस तरह हमारी माओ ने कहीं कुर्बानियां दी होती हैं, हम सब जो स्ट्रगल करने वाले लोग हैं अपनी माओ को हमने देखा है, वो माओ की कुर्बानियां भी हमारे नसीब में शामिल हो जाती हैं, यानी नस्लों के नसीब में शामिल हो जाती हैं। इंसान, दीन हमारा सारा हमें होप देता है, और होप दे के जो हम कलमा पढ़ते हैं रोज, उस कलमे में माइकल हार्ट जिस नामे नामी को कोट करते दी 100 में कहता है कि इंसानी कैपेसिटी में इससे बड़ी बर्दाश्त की मिसाल नहीं मिलेगी जो मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बर्दाश्त करके दिखाया। हम तजदीद करते हैं रोज कि उनका नाम ले रहे हैं, किनका नाम ले रहे हैं? जिन्होंने बर्दाश्त करके दिखाया, सब्र करके दिखाया। तो अगर हम ये तजदीद करते हैं तो रोज हमें डंप करना, दफनाना, हज़रत अली के बकौल एक अच्छा रिश्ता बनाने वाला एक अच्छा दोस्त एक कब्रिस्तान भी बनाता है, जिसमें खामियों को, कोताहियों को दफन करता है, दफन करके आगे जाता है। याद रखें, दफन करके चीज निकलती नहीं दोबारा। थोड़ा सा आपकी बात को कट कर रही हूँ, वक्त मेरे पास कम है। एक और सवाल आप दोनों से बल्कि करना चाहूंगी कि देखें, हर रिश्ते की एक बाउंड्री होती है, जिस तरह हमने कहा कि बर्दाश्त भी। हमारा मजहब, हमारा दीन हमें ज़रूर ये बात समझाता है कि हमारे पे फ़र्ज़ है हमारे माँ बाप का एहतराम करना, उनको लुक आफ्टर करना। लेकिन अब इसमें भी हम अक्सर देखते हैं कि वो जो हद है उस पर तजावुज़ किया जा रहा है। बतूल, क्या कहेंगी आपके जब हमारे पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है, जैसे कहा जाता है बूढ़े भी अक्सर बच्चे बन जाते हैं, वहाँ पे बाउंड्रीज़ किस तरह सेट की जाएं कि आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी, आपका वक्त डिस्टर्ब ना हो? या फिर कई लोग तो इसका यही मतलब लेते हैं कि भाई आंखें बंद करके, कान बंद करके जो वालिदैन कह रहे हैं सब मानो, सब बर्दाश्त करो। बिल्कुल, आई थिंक ये रिलेशनशिप की बाउंड्रीज सेट होती हैं बहुत एक यंग एज से, और फिर यहाँ पे माँ बाप और औलाद दोनों का हाथ होता है। आई थिंक कि आप किस तरह की, एक माँ बाप का आई थिंक बेहतरीन वो फ़राइज़ अपने बच्चे के लिए अदा करके उनके लिए ये कर सकते हैं कि लेट देम गो, यू नो, आपने उनको, यू गिवन देम एवरीथिंग यू कैन डू। अब अगर आपने उनमें सही वैल्यूज़ डाली हैं
तो वो बेशक आपके लिए वो लायक औलाद पेश होंगे, जो कि वो बनेंगे, जो कि वो हैं, यू नो। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ट्रस्टिंग कि अगर आपने अपने औलाद को वो वैल्यूज़ दी हैं, वो अच्छा औलाद बनेगा नो मैटर व्हाट। और इसमें फिर गिल्ट एंड शेम नहीं आना चाहिए। शेम नहीं आना चाहिए, बिकॉज हमारे स्पेशली हमारी सोसाइटी में गिल्ट और शेम इस तरह से दी जाती है कि ये तुम्हारी, यू मस्ट डू इट, जितना भी आप किसी को यू मस्ट के उसमें डालें वो खिंचता चला जाएगा उससे और दूर। सही। और ये मैं जस्ट टू गेट बैक टू इट, इसमें इन लॉज के रिलेशनशिप्स का भी यही होता है, जहाँ पे वो उसके माई मदर इन लॉ एंड माई सेल्फ आर ग्रेट फ्रेंड्स, यू नो। और वो फीमेल सॉलिडारिटी भी, बाय द वे, इन्होंने एक बात छेड़ी थी, बहुत ज़रूरी होती है। वो सासें अच्छी होती हैं जिनको ये याद होता है कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरे साथ कुछ बुरा किया था, ये ना, आई मस्ट स्टैंड विद माई डॉटर इन लॉ, यू नो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं कि वो मेरा बेटा है तो बस डिफॉल्ट मेरी पोजीशन मदर इज अ मदर इन लॉ एज वेल, माय ओन मदर इन लॉ, ये वो सब वो यू नो न्यू एज सासें मैं इनको कहती हूँ, जो कि ये बहुत फीमेल सॉलिडारिटी में बिलीव करती हैं। आई थिंक कि आप भी जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, आप भी सास 2.0 बन जाएं। अब वो जो अपना पुराना वाला जो रवैया था ना, उसको ज़रा तब्दील कर लें। कासिम, आपसे चलते चलते यही सवाल करना चाहूँगी, बच्चे अपने बुजुर्ग वालिदैन के बीच में अपना ये बाउंड्री कैसे रखें, जो कि एक हेल्दी बाउंड्री हो, ताकि उनका दिल भी ना दुखे, लेकिन आपकी फिर आज़ादी और आपका भी ज़िंदगी गुजारने का जो नज़रिया है वो आप उसको फॉलो कर सकें। योर कमेंट्स। अच्छा देखिए, वालिदैन ने हमें तब बर्दाश्त किया होता जब हम बच्चे थे और हमारी बेशुमार कोताहियाँ थी, हमारी ज़िद्दें थी, हमारी अनाएँ थी, हमारा जो इंसान है खिलौना लेने के लिए ज़िद कमाल होती थी। हमें हुक्म है उफ नहीं कहना। अच्छा, इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब ये है कि आपने अदब के दायरे में रहना है, अपनी हदूद कयूद को डिफाइन करना है, हक की बात करनी है, लेकिन लड़ाई नहीं करनी, नफरत नहीं करनी, गुस्ताखी नहीं करनी और कोई बड़ा नतीजा भी नहीं चाहना। हम ना कहीं बड़े होके ना अपने बड़ों को बदलना चाहते हैं, वो बदल नहीं सकते। उनको बनते बनते 60-70 साल लग गए और कुछ रवैयों में उनकी पीएचडी हो चुकी है, अदम बर्दाश्त में पीएचडी हो चुकी है उनकी, गुस्सा करने में डिग्री नहीं उनके पास, लेकिन उनके पास गुस्सा करने की पूरी जो उनसे ना वो सलाहियत मौजूद है। बहुत शुक्रिया कासिम, मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहती कि ये नशिश चलती रहती बतूल के साथ, कासिम के साथ। आज इस डिस्कशन में हमें तो बहुत ही लुत्फ आया, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आया होगा। और यकीनन कुछ रवैयों में और जो मनफी रवैये होते हैं उसमें हम सब पीएचडी करके बैठे होते हैं। मेरे ख्याल में तब्दीली हम सबको अपने अंदर लेके आनी है। सिर्फ मुल्क में या सियासी पस मंज़र में इस तब्दीली को ना ढूंढें, अपने अंदर भी एक मस्बत तब्दीली लेके आएँ। इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए। आपसे पीर के रोज़ मंडे को दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।